नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश करंट अफ़ेयर्स को पढ़ेंगे और ये जो करंट अफ़ेयर है जून 2024 की है। उत्तर प्रदेश में जून में घटी समसामयिकी घटनाएँ, ठीक है? इसको कंबाइंड रूप से पढ़ेंगे और इसका डिटेल्ड डिस्कशन भी देखेंगे। साथ ही साथ अगर आपको इस कंप्लीट वीडियो की पीडीएफ चाहिए ताकि आप इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवा सकें और इनका रिवीजन कर सकें, तो आपको हमारे ऐप को इंस्टॉल करना होगा। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक आपको दिया गया है। तो वहाँ से आप जाके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो और ऐप में जाके पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी और इसको आप डाउनलोड भी करवा सकते हो, ठीक है? साथ ही साथ मैं इसमें जो डिस्कशन करूँगा, हैंड रिटन नोट्स, वो भी आपको इसी पीडीएफ के साथ मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश करंट अफ़ेयर्स जून 2024 की। तो ये जो करंट अफ़ेयर्स है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी में वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी का अगर आपका एग्ज़ाम लगा है, तो फिर इसके मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे और बहुत शानदार मॉक टेस्ट हैं। साथ ही साथ इन्हीं मॉक टेस्ट का 70 प्लस घंटों का रिवीज़न भी आपको मिल जाएगा वहीं पर। तो आपका जो भी कंप्लीट सिलेबस है ग्राम पंचायत अधिकारी से संबंधित, वो सारा का सारा आप इसमें कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 को पढ़ो, कह रहा है कि 4 जून 2024 को घोषित हुए लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव परिणामों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सबसे युवा सांसद कौन है? उत्तर प्रदेश के सबसे युवा सांसद हैं पुष्पेंद्र सरोज। पुष्पेंद्र सरोज के बारे में 3-4 बातें आप याद रखो। ये जो पुष्पेंद्र हैं, पुष्पेंद्र सरोज, ये पुष्पेंद्र सरोज कहाँ से हैं? ये इंडी गठबंधन से हैं। इंडी गठबंधन से, इंडिया गठबंधन से, ठीक है? साथ ही साथ ये कौशाम्बी से चुनाव लड़े थे और इन्होंने हराया किसे है? इन्होंने हराया है बीजेपी के पूर्व सांसद थे, इनका नाम था विनोद सोनकर। विनोद सोनकर, इनको हराया है। और सबसे युवा क्यों हैं? क्योंकि इनकी महज उम्र 25 साल 25 साल 3 माह है। और ध्यान रखिएगा लोकसभा चुनाव जब आप लड़ते हो, तो आपको कम से कम कितने साल का होना चाहिए? कम से कम 25 साल का, तो ये 25 साल के हैं, ठीक है? 25 साल 3 महीने के। तो इन्होंने विनोद सोनकर को हराया है और ये कहाँ से हैं? कौशाम्बी से, इंडी गठबंधन से हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्पेंद्र सरोज। नेक्स्ट देखो, दूसरे नंबर पे कह रहा है कि हाल ही में भोपाल में आयोजित 50 मीटर फ्री पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक मिला है? फिर से समझो। कह रहे हैं कि भोपाल में एक 50 मीटर की फ्री पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता हुई, ठीक है? इस प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, वो खिलाड़ी है उत्तर प्रदेश से और ये खिलाड़ी आती हैं अलीगढ़ मंडल से। अलीगढ़ मंडल से इन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। तो ये कौन है? ये है दिया वशिष्ठ। आओ देखो। एक शहर है भोपाल, अपने अपने यहाँ मध्य प्रदेश में है। ये शहर है भोपाल। भोपाल में आप ध्यान रखो, एक प्रतियोगिता हुई जिसे कहा गया 50 मीटर फ्री पिस्टल 50 मीटर फ्री पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता निशानेबाजी प्रतियोगिता और ये भोपाल में हुई और इसी निशानेबाजी प्रतियोगिता में अलीगढ़ मंडल की ओर से अलीगढ़ मंडल की ओर से एक शख्स गईं जिनका नाम है दिया वशिष्ठ। दिया वशिष्ठ और इन दिया वशिष्ठ ने यहाँ पर इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ से हैं, तो अलीगढ़ से हैं और ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई है? भोपाल में और दिया वशिष्ठ ने पुरस्कार कहाँ पर जीता है? तो भी आंसर होगा भोपाल, ठीक है? तो ये तो कहानी है दिया वशिष्ठ की। दिया वशिष्ठ के अलावा और भी कई सारी महिलाएँ हैं जो आपके चर्चा में रही हैं पिछले कुछ महीनों में। जैसे एक तो हैं नईमा खातून, ये उत्तर प्रदेश की हैं। ये चर्चा में क्यों रहीं, पता है? ये एएमयू की अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी की पहली पहली महिला कुलपति रही हैं। एएमयू की पहली महिला कुलपति बनी हैं, ठीक? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी हैं, ये अपने पद पर 5 साल तक रहेंगी और या तो 70 साल तक रहेंगी, जो उम्र पहले हो जाएगी, वो उम्र ये काट के रिटायर हो जाएँगी। एक महिला और चर्चा में रही हैं पिछले महीनों, आरती। ये आरती काहे चर्चा में रहीं? ये दरअसल उत्तर प्रदेश की बहराइच से हैं। इनका डिस्ट्रिक्ट याद रखना। ये आरती उत्तर प्रदेश के बहराइच से हैं और इनको एक पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार लंदन में मिला है इनको पुरस्कार। इनका नाम है पुरस्कार का नाम है
क्लूनी अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, सशक्तिकरण पुरस्कार। इस पुरस्कार से इनको नवाजा गया, लंदन में नवाजा गया। क्वेश्चन ये उठता है कि पुरस्कार कभी भी दिया जाता है तो क्यों दिया जाता है? इनको क्यों मिला पुरस्कार? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पहल शुरू करी है, पिंक ई-रिक्शा पहल। पिंक ई-रिक्शा पहल, ध्यान देना, ये पहल किसकी है? ये पहल है उत्तर प्रदेश सरकार की। तो ये जो पिंकी हैं, ये इसी पिंक ई-रिक्शा पहल के तहत एक ई-रिक्शा चालक हैं, ई-रिक्शा चालक हैं। तो ये बड़ी बात है। अच्छा, ई-रिक्शा केवल ये चालक नहीं है बल्कि इन्होंने कई युवतियों को इस काम में आने के लिए प्रेरित भी किया है। तो कई लोगों को या लोगों की ये प्रेरणा भी है। इस वजह से इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जो कि लंदन में दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में ये कहाँ से हैं? ये है बहराइच से। इतनी बात आप समझ पाए? ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है आपका, ये तो दूसरा था, तीसरा। हाल ही में गंगा एक्सप्रेसवे पर एयरो कैंसर तकनीक का इस्तेमाल करने तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने किनके साथ एमओयू साइन किया है? बता सकते हो आप? किनके साथ एमओयू साइन किया है? ये किया है ईटीएच ज्यूरिख विश्वविद्यालय और आरटीडीटी लैबोरेटरीज एजी के साथ। इन दोनों के साथ किया है। क्वेश्चन नंबर चौथे में आओ। देश की पहली सेलिंग प्रीमियर लीग इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो आप क्या बताओगे? देश की पहली सेलिंग प्रीमियर लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखो, उत्तर प्रदेश में एक जगह है गोरखपुर, गोरखपुर में एक जगह है रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल। ये जो रामगढ़ ताल है, यहीं पर होगा देश में पहली बार सेलिंग प्रीमियर लीग, ठीक है? सेलिंग प्रीमियर लीग यहीं पर होगा। अच्छा, कौन किसके तत्वावधान में ये कार्यक्रम होगा? किसके तत्वावधान में ये कार्यक्रम होगा? तो आप बताओगे, ये होगा अपने उत्तर प्रदेश सरकार के तत्वावधान में और साथ ही साथ भारतीय सेना मध्य कमान मध्य कमान मुख्यालय के तत्वावधान में, ठीक है? ये दोनों बातें आप याद रखो, मध्य कमान मुख्यालय के तत्वावधान में होगा। तो कुल मिला के देश में पहली बार सेलिंग प्रीमियर लीग कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है अपने गोरखपुर में। चौथे का सही उत्तर हो जाएगा गोरखपुर। 5वां देखो, उत्तर प्रदेश के किस शहर में वैक्स म्यूज़ियम बनाया जाएगा? वैक्स म्यूज़ियम कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा अयोध्या में। और इससे पहले आपको पता होगा, मैडम तुसाद म्यूज़ियम ये नोएडा में बनाया जा चुका है। इसमें 50 से ज़्यादा हस्तियों के चित्र वहाँ पर मोम से बनाए जा चुके हैं, जैसे नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन आदि के। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। प्रश्न नंबर 6 को ध्यान से देखो और पढ़ो। कह रहा है कि मीडिया सूत्रों के अनुसार किस आईआईटी ने किस आईआईटी के द्वारा जो कृत्रिम हृदय का निर्माण किया गया है, निर्मित कृत्रिम हृदय, ठीक है? उसका ट्रायल होगा बकरी पे। कौन-सा आईआईटी दावा कर रहा है कि उसके द्वारा जो कृत्रिम हृदय बनाया गया है, जो कि कृत्रिम रूप से बनाया गया है, ओरिजिनल नहीं है, उसका ट्रायल वो बकरी पर करेगा। ये आईआईटी है कानपुर। आईआईटी कानपुर अपने कारनामों के कारण बहुत चर्चा में रहती है। जैसे मैं कुछ बातें लिख रहा हूँ जो पिछले दिनों आईआईटी कानपुर को जिसने चर्चा में लाया है। जैसे आईआईटी जो कानपुर है, आईआईटी कानपुर, इसने भारत की पहली भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी, ध्यान देना, भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का परीक्षण किया है। टेस्ट सुविधा का परीक्षण किया है। तो अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का कौन-सा संस्थान है जिसने भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का परीक्षण किया है, तो आप बताओगे ये है उत्तर प्रदेश का कानपुर में आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर के साथ अभी किसी संस्थान ने या हम कहें किसी सेवा दल ने समझौता भी किया है। तो एक तरफ है आईआईटी कानपुर और आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किसने किया है? ये किया है सशस्त्र चिकित्सा सेवा ने। सशस्त्र चिकित्सा सेवा ने, ठीक है? आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है। इन दोनों के साथ हुआ समझौता। तो जब भी कभी समझौता हुआ होगा, तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होगा। कारण क्या है इसके पीछे? किसी न किसी के स्वार्थ सिद्ध हो रहे होंगे, तभी समझौता किया जाता है आपस में एक-दूसरे के साथ।
तो इसके इसके कारण क्या है? इनके इनके मध्य आपस में समझौता होने के कारण है। जैसे जो सेनाएँ होती हैं हमारी, सेनाओं के जो जवान होते हैं, वो दुर्गम इलाकों में जाते हैं और ऐसी स्थिति में उनके सामने स्वास्थ्य की बड़ी समस्या आती है। स्वास्थ्य की समस्या आने के कारण वो ठीक से ड्यूटी नहीं कर पाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य समस्याओं में जो आने वाले समस्याएँ हैं, उनके समाधान के लिए क्या अनुसंधान किए जा सकते हैं? कौन-कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? इस वजह से सशस्त्र चिकित्सा सेवा ने आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है। कुल मिला के आईआईटी कानपुर का केवल और केवल इतना काम है कि जो स्वास्थ्य समस्याएँ आ रही हैं, उनके समाधान के लिए अनुसंधान करना। तो ध्यान रखो, क्यों किया? समझौता क्यों किया? इसके पीछे कारण क्या है? तो आप बताओगे दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों के सामने सैनिकों के सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए क्या करना? बताइए, अनुसंधान करना। अनुसंधान करना। ये इसका मेन टारगेट है, ये इसका लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को साधते हुए दोनों ही सशस्त्र चिकित्सा सेवा और आईआईटी कानपुर ये दोनों आपस में इन्होंने करार कर दिया है, समझौता किया है। ठीक है? एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ आपसे, आईआईटी कानपुर की बात चल रही है तो मुझे बताओ, अभी हाल-फिलहाल में आईआईटी कानपुर और क्यों फेमस हुआ? और क्यों चर्चा में रहा? तो ध्यान रखो, आईआईटी कानपुर ने एक लेबोरेटरी वैन बनाई है। लेबोरेटरी वैन बनाई है। ये किसने बनाई है? आप बताओगे आईआईटी कानपुर ने। कुछ ना कुछ तो इसका काम होगा। हाँ, बिल्कुल काम है। क्या है काम? तो ये ऐसी लेबोरेटरी वैन है जो उत्तर प्रदेश के शहरों में घूमेगी, शहरों में घूमेगी और वहाँ ऐसे ही क्या घूमेगी, टहलेगी जाके? नहीं, कुछ काम करेगी। क्या काम करेगी? शहरों में घूम-घूम के शहरों के प्रदूषण स्तर का पता लगाएगी, स्तर का पता लगाएगी। ये आप बात समझ पा रहे हो? तो अगर आपसे सीधे से पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का कौन-सा संस्थान है, जिसने शहरों में घूमकर प्रदूषण के स्तर को पता लगाने के लिए एक लैबोरेटरी वैन बनाई है, तो आप बताओगे यही है आईआईटी कानपुर। वापस आ जाओ। आईआईटी कानपुर और भी कई सारे कारणों से फेमस रहा है, आप लगातार पढ़ते रहिए। ठीक है? छठे का सही उत्तर हो जाएगा पहल। नेक्स्ट देखो 7वाँ, जून 2024 को नेशनल हेल्थ मिशन के डायरेक्टर होना चाहिए। डायरेक्टर के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी स्वास्थ्य इकाइयों को गुणवत्ता इलाज स्वास्थ्य के मानकों को पूरा करने और उस पर खरा उतरने के लिए एनक्यूएएस सर्टिफिकेट दिया गया है। उस पर खरा उतरने के लिए एनक्यूएएस सर्टिफिकेट दिया गया है 35 इकाइयों को। देखो, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जो एनक्यूएएस है, एनक्यूएएस ये होता है एक प्रमाण पत्र। अब दरअसल बात ये है कि एनक्यूएस क्या है? अगर आपसे ये पूछ ले तो आप बताओगे राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक, आश्वासन मानक, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड। प्रश्न ये भी उठता है कि भाई ये ठीक है प्रमाण पत्र है, तमाम प्रमाण पत्र होते हैं, तो ये क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब आप इस शब्द को पकड़ो, राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र है। ये राष्ट्रीय गुणवत्ता से संबंधित आश्वासन प्रमाण पत्र है। अर्थात ये क्यों दिया जाता है? इसमें देखा जाता है कि जो राज्य की स्वास्थ्य इकाइयाँ हैं, उनकी गुणवत्ता कैसी है? वो स्वास्थ्य मानकों को पूरा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? और जो स्वास्थ्य की इकाइयाँ किसी भी राज्य की होती हैं, फिर उनको उसी मानकों के आधार पे इस गुणवत्ता सर्टिफ़िकेट को प्रदान किया जाता है। तो ये क्यों दिया गया है? अगर आपसे सीधी-सी बात ये पूछे, कारण क्या है इसका, क्यों दिया जाता है? तो आप बताओगे, इस संस्थान के द्वारा स्वास्थ्य मिनिस्ट्री के द्वारा ये दिया जाता है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ये देखा जाता है कि जो राज्य की स्वास्थ्य इकाइयाँ हैं, वो क्या कर रही हैं? क्या वो गुणवत्तापूर्ण उपचार कर रही हैं? क्या वो स्वास्थ्य मानकों को पूरा कर रही हैं? क्या वो स्वास्थ्य से संबंधित बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं? अगर कर रही हैं, तो फिर यह प्रमाण पत्र दिया जाएगा, प्रमाण पत्र मिलेगा उन इकाइयों को, ठीक है? फिर से समझ लो, एनक्यूएस सर्टिफिकेट राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक आश्वासन मानक क्यों दिया जाता है? राज्यों की जो स्वास्थ्य इकाइयाँ होती हैं, उन इकाइयों को देखा जाता है, क्या वो गुणवत्तापूर्ण उपचार कर रही हैं? स्वास्थ्य मानकों को पूरा करती हैं, बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं? अगर ये सारे के सारे मापदंड पर खरा उतर रही हैं, तो फिर वो प्रमाण पत्र इनको दिया जाता है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करोगे, तो उत्तर प्रदेश में 35
स्वास्थ्य इकाइयों को 35 स्वास्थ्य इकाइयों को प्रमाण पत्र दिया गया, ठीक है? 35 स्वास्थ्य इकाइयों को प्रमाण पत्र मिला है। यहाँ तक बात समझ गए? अच्छा, ये जो प्रमाण पत्र है उत्तर प्रदेश में 35 स्वास्थ्य इकाइयों को मिला है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में टोटल स्वास्थ्य इकाइयाँ देखोगे अब तक, तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में लगभग 217 इकाइयों को ये प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। अर्थात वर्तमान में यूपी में एनक्यूएएस प्रमाण पत्र कितनी स्वास्थ्य इकाइयों को मिल चुका है? कितनी स्वास्थ्य इकाइयों को मिला है? अगर आपसे ये पूछे तो आप क्या बताओगे? 217। देखो, हाल ही में कितनों को दिया गया है? तो 35 को दिया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कितनी टोटल स्वास्थ्य इकाइयों को उत्तर प्रदेश में ये प्रमाण पत्र मिल चुका है, तो आप बताओगे यही है 217। और एनक्यूएएस ये जो कार्यक्रम है, एनक्यूएएस ये कार्यक्रम ये शुरू किसने किया है? तो आप बताओगे स्वास्थ्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने, कल्याण मंत्रालय ने, ठीक? अब एक क्वेश्चन मुझे और बता दो, 217 स्वास्थ्य इकाइयाँ हैं उत्तर प्रदेश में। अगर मैं आपसे पूछूँ कि कौन से जिले में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य इकाइयाँ हैं एनक्यूएएस प्रमाण पत्र प्राप्त, तो आप क्या बताओगे? अगर मैं सीधे से प्रश्न यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं पूछता हूँ कि किस जिले में स्वास्थ्य इकाइयाँ इकाइयाँ सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन कैसी? जिन्हें एनक्यूएएस प्रमाण पत्र मिल चुका है। तो ऐसी स्वास्थ्य इकाइयाँ किस जिले में सबसे ज़्यादा हैं? तो आप बताओगे लखनऊ में। इसके बाद नंबर आता है प्रयागराज का। दोनों ही डिस्ट्रिक्ट आप याद रखो, ठीक है? ये आपने पूरा का पूरा एनक्यूएस प्रमाण पत्र के बारे में क्या होता है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश अभी एनक्यूएस प्रमाण पत्र को लेकर क्यों चर्चा में रहा है, सारी जानकारियाँ ये हैं। तो 7वें का सही उत्तर हो जाएगा 35। 8वां देखो, उत्तर प्रदेश का पहला डॉग स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर ये कहाँ बनाया जाएगा, किस जिले में बनाने की योजना है? ये बनाने की योजना है आपके मेरठ में, ठीक है? मेरठ में। देखो, मैं मेरठ के बारे में 2-4 बातें बता दूँ, क्यों ये चर्चा में है। उत्तर प्रदेश में पहला पुलिस डॉग स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे बताओ प्रदेश का पहला डॉग स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर ये कहाँ बनेगा? तो आप बताओगे ये बनेगा मेरठ में, ठीक? ये मेरठ में बनेगा और इसकी पहचान तो कर ली गई है कि ये मेरठ में ही बनेगा, लेकिन अभी बहुत सारा काम अभी इसमें करना बाकी है, क्योंकि अभी केवल और केवल भूमि संबंधी जानकारी ली गई है जानकारी ली गई है। तो केवल और केवल अभी खबरें हैं कि हाँ भाई, डॉग स्क्वाड सेंटर मेरठ में बनेगा। अच्छा, अब थोड़ा जो है डॉग स्क्वाड के बारे में समझो, ये क्या होता है? अगर हम वर्तमान में यूपी पुलिस की बात करें, वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस को जो डॉग स्क्वाड को जो ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग 3 जगहों पर दी जाती है। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए 3 क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में एक तो है दक्षिण भारत, एक तो है यहाँ पर इनको इनके डॉग स्क्वाड की ट्रेनिंग दी जाती है, दक्षिण भारत। दूसरा है आपका ग्वालियर, ग्वालियर, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है और साथ ही साथ एक और जगह है, ग्वालियर में एक जगह है टेकनपुर यहाँ पर दी जाती है। और जब आप हरियाणा में आओगे तो हरियाणा में है पंचकुला और ये जो पंचकुला है यहाँ पर आईटीबीपी का सेंटर है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस का यहाँ पर सेंटर है और यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश पुलिस के जो डॉग स्क्वाड होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये 3 लोकेशंस निर्धारित हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के डॉग स्क्वाड के लिए, ठीक है? ग्वालियर, हरियाणा, पंचकुला। अच्छा, अब ये जो अ, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के पास वर्तमान में 3 तरह के डॉग हैं। देखो, ये 3 तरह के कैसे हैं? आओ देखो। सबसे जो पहला है प्रकार इनका, वो है ट्रैकर डॉग। ये क्या करता है? अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। और जो दूसरा है, वो है स्निफर डॉग और जो तीसरा है, वो है नारकोटिक्स डॉग। ध्यान दें,
वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पास 3 तरह के डॉग हैं, जो अलग-अलग काम अलग-अलग स्थितियों में, परिस्थितियों में करते हैं। ट्रैकर डॉग क्या होता है? ये क्या करता है? ये अपराधी की शरीर की गंध के अनुसार कार्य करता है। शरीर की गंध के आधार पर खोजबीन करता है, ठीक है? स्निफर डॉग क्या होते हैं? ये बारूद, बम या फिर जो बारूदी सुरंग होती हैं, उनका पता लगाते हैं। बारूद, बम या फिर बारूदी सुरंगों का पता लगाना इनका काम होता है। अब आ जाओ नारकोटिक्स डॉग में। नारकोटिक्स मतलब ये नशीले पदार्थों से संबंधित है, तो नशीले पदार्थों की तलाश करना, ये इनका काम होता है, ठीक है? तो ये 3 प्रकार के डॉग्स हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के पास वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 8वां, इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरठ। 90 में देखो, 9 जून 2024 को किस संस्थान ने ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए यूएस ड्रोन एक्सेलरेशन एंड नेटवर्किंग कार्यक्रम को शुरू किया है? UDAAN उड़ान बोलते हैं इसको। उड़ान कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? तो आप बताओगे आईआईटी कानपुर ने, ठीक है? आईआईटी कानपुर ने उड़ान कार्यक्रम को शुरू किया। अब देखो ये होता क्या है, फिर से समझो आईआईटी कानपुर के बारे में। आईआईटी कानपुर, तो आईआईटी कानपुर के बारे में खासी नज़र रखनी है आपको। ये समय-समय पर कुछ ऐसी हरकतें करता रहता है, हरकतें मतलब हाँ, कुछ ऐसे कृत्य करते रहता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी चर्चा में रहता है और बहुत सराहनीय कदम होते हैं इनके, आईआईटी कानपुर के शोध से संबंधित या फिर किसी के लिए कुछ कार्य करना। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि शहरों के लिए वैन बना दी और वो प्रदूषण स्तर का पता लगाती है। तो ऐसे करके का आईआईटी कानपुर काफ़ी चर्चा में रहता है। अब देखो ध्यान से, आईआईटी कानपुर ने हाल ही में यूडीएएन उड़ान कार्यक्रम शुरू किया है, कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है? ये जो उड़ान कार्यक्रम है, इसे कहते क्या हैं? यूडीएएन तो आप बताओगे यूएवी या यूएस ड्रोन एक्सेलरेशन एंड नेटवर्किंग, ठीक है? ये कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम आईआईटी कानपुर ने तो शुरू किया है, लेकिन आईआईटी कानपुर में भी किसकी पहल है? ये है एसआईआईसी की पहल। इसको कहते हैं स्टार्टअप इन्क्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर, ठीक है? इसने शुरू किया है। इसमें 2 शब्द आपको दिख रहे होंगे यूएवी और यूएस। इसका नाम क्या होता है? यूएवी, यूएस। यूएवी का मतलब होता है अनमैन्ड एयर व्हीकल एयर व्हीकल, ठीक है? और यूएस का क्या मतलब होता है? अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, ठीक? तो ध्यान रखें, अगर आपसे पूछा जाए यूएवी और यूएस का मतलब क्या होता है? तो आप बताओगे यूएवी, ये है यूएवी और ये है यूएस अर्थात हम कह सकते हैं कि जो यूएवी है अनमैन्ड एयर व्हीकल, यूएवी, यूएस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम का एक घटक है बात समझ पा रहे हो? दोनों में अंतर समझ रहे हो? वापस आओ। तो ये जो कार्यक्रम है उड़ान ये किसने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में शुरू किया है? आईआईटी कानपुर ने, ठीक है? नेक्स्ट देखो, 21 जून 2024 को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के दंत संकाय के साथ किसे डिफाल्टर घोषित किया गया है? दंत संकाय के साथ किसे डिफाल्टर घोषित किया गया है? आपसे इतना पूछा है। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी को, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज को, लक्ष्मीबाई चिकित्सा संस्थान को या फिर ननावतीस? ये घोषित किया है अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी को, ठीक है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के दंत संकाय के साथ किसे डिफाल्टर घोषित किया गया है? अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी को। देखो, यूजीसी की बात हो रही है। यूजीसी का मतलब क्या होता है? यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अभी हाल ही में डिफाल्टर घोषित किया है। किसे? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अभी हाल ही में डिफाल्टर घोषित किया है। प्रश्न उठेगा घोषित किया है तो किसे घोषित किया है? तो इसने घोषित किया है केजीएमयू किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के दंत संकाय को। साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी
अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल विश्वविद्यालय को, ठीक है? इन दोनों को घोषित किया है और ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं और कुछ विश्वविद्यालय और भी हैं जो चर्चा में रहे हैं। तो इसका जो क्वेश्चन का सही उत्तर होगा वो हो जाएगा अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है? अच्छा, अभी कुछ विश्वविद्यालय और चर्चा में रहे हैं। मैं यहाँ पर इनकी लिस्ट आपको देता हूँ। कुछ विश्वविद्यालय अभी चर्चा में रहे। ये विश्वविद्यालय चर्चा में रहे क्यों? जैसे सबसे पहला विश्वविद्यालय है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ये अभी पिछले दिनों चर्चा में काहे था? एक तो कारण यही था कि इसमें नईमा खातून क्या बनी हैं? महिला कुलपति। दूसरा ये कारण है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक रिपोर्ट जारी हुई थी। एक रिपोर्ट जारी करी है रैंकिंग के आधार पर जिसका नाम है आईआईआरएफ। तो आईआईआरएफ संस्थान ने द्वारा जारी एक रैंकिंग में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पहला स्थान दिया गया है। किस किस निकाय में? तो विधि संस्थानों के निकाय में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एक बार फिर समझो अगर ना समझ आ रहा हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अभी हाल ही में चर्चा में रहा, क्यों? क्योंकि आईआईआरएफ द्वारा जारी रैंकिंग में रैंकिंग में विधि संस्थानों में विधि संस्थानों में यूपी में पहला स्थान रहा। पहला स्थान रहा। ध्यान रहे, अगर आपसे पूछा जाए कि आईआईआरएफ द्वारा जारी रैंकिंग में विधि संस्थानों में उत्तर प्रदेश में पहला स्थान किस विश्वविद्यालय का रहा है? तो आप बताओगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है? फिर समझ लो, आईआईआरएफ द्वारा जारी रैंकिंग में विधि संस्थानों में उत्तर प्रदेश में पहला स्थान किसका रहा है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसलिए ये अभी पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में था। अच्छा, अब देखो, एक संस्थान है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये अभी चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि इसने जो दंत उपकरण होते हैं, दाँत प्रत्यारोपण का अभी शोध पेटेंट पे जारी किया है, ठीक है? तो ये भी अभी चर्चा में रहा था। तो अगर आपसे पूछे कि कौन से विश्वविद्यालय ने टाइटेनियम टाइटेनियम और कार्बन मिश्रित उपकरण से दंत प्रत्यारोपण दंत प्रत्यारोपण के लिए शोध पेटेंट जारी किया है। शोध पेटेंट जारी किया। तो आप क्या बताओगे? यही है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। फिर से समझ लो, टाइटेनियम और कार्बन के मिश्रित उपकरण से दंत प्रत्यारोपण के लिए शोध पेटेंट जारी करने वाला विश्वविद्यालय कौन है? बीएचयू। अच्छा, अभी एक विश्वविद्यालय था, प्रयागराज में है ये। प्रयागराज में एक विश्वविद्यालय है, ये अभी चर्चा में था। प्रयागराज में विश्वविद्यालय अभी चर्चा में था। प्रयागराज विश्वविद्यालय नहीं मैं बोल रहा हूँ, प्रयागराज में एक विश्वविद्यालय है वो। ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, डी वाई चंद्रचूड़, ये अभी यहीं पर गए थे इसी विश्वविद्यालय में। यहाँ चंद्रचूड़ साहब गए थे। कुछ अंदाज़ लगा पा रहे हो कौन-सा है? समझ पा रहे हो? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। ये अभी चर्चा में क्यों था? क्योंकि डी.वाई. चंद्रचूड़ जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो यहाँ गए। अगर आपसे पूछे ये विश्वविद्यालय है कहाँ पे? तो आप बताओगे ये है प्रयागराज में। काहे चर्चा में था? ये चंद्रचूड़ साहब यहाँ क्यों पहुँच गए एकदम से? यहाँ पर इन्होंने काम ये किया है, इस विश्वविद्यालय की ओर से एक नया पाठ्यक्रम जारी किया है। तो इसका उद्देश्य क्या था इनके जाने का? तो इन्होंने यहाँ पर यहाँ पर नए पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। नए पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। तो अगर आपसे पूछे सिंपल सा क्वेश्चन कि हाल ही में डी.वाई. चंद्रचूड़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय गए, जहाँ इन्होंने नए पाठ्यक्रम की शुरुआत की। यह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो आप बताओगे प्रयागराज में, ठीक है? या विधि से संबंधित अभी नया पाठ्यक्रम हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने जारी किया है, जिसका उद्घाटन डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने किया? तो आपका आंसर क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय, ठीक है? एक विश्वविद्यालय और है, ये है गोरखपुर में। ये भी अभी पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में था। इसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय उपाध्याय विश्वविद्यालय। ये अभी पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में था। ये क्यों चर्चा में था? क्योंकि यहाँ पर अयोध्या अध्ययन केंद्र स्थापित होगा केंद्र स्थापित होगा और ऐसा निर्णय लिया है सरकार ने, ठीक है? ये निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। तो आप मुझे बताओ,
गोरखपुर विश्वविद्यालय भी चर्चा में गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय चर्चा में क्यों था? आपसे पूछे किस विश्वविद्यालय में अयोध्या अध्ययन केंद्र बन रहा है, तो आप यही बताओगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय क्यों चर्चा में रहा? सीजीआई आया यहाँ पर नए पाठ्यक्रम की शुरुआत करने। बीएचयू क्यों चर्चा में रहा? टाइटेनियम और कार्बन मिश्रित उपकरण से दंत प्रत्यारोपण पर शोध पेटेंट जारी किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों चर्चा में रही? क्योंकि आईआरएफ द्वारा जारी रैंकिंग में विधि संस्थानों में यूपी में पहला स्थान रहा। और साथ ही साथ यूजीसी अभी चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि इसने केजीएमयू के दंत संकाय, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के दंत संकाय और अटल बिहारी वाजपेयी में मेडिकल विश्वविद्यालय को डिफाल्टर घोषित कर दिया है। ठीक है? ये सारी बातें हैं, इनको आप ध्यान रखें। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का सही उत्तर हो जाएगा अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी। 11 नंबर में देखो, कह रहा है कि अमेरिका की कंपनी स्मिथ एंड वेसन के तकनीकी सहयोग से वेरिबिन डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पिस्टल व रिवॉल्वर का उत्पादन किया है और बिक्री के लिए उसे बाजार में उतारा है? ये कौन है? ये है अलीगढ़। अलीगढ़ क्षेत्र है, डिफेंस कॉरिडोर। ठीक है? देखो मैं आपको बताता हूँ। 2 कंपनियाँ हैं 2 कंपनियाँ हैं, इन्होंने आपस में करार किया है। ये कौन-सी 2 कंपनियाँ हैं? एक तो है अमेरिका की, इस कंपनी का नाम है स्मिथ एंड वेसन और साथ ही साथ एक कंपनी है वेरिबिन डिफेंस कंपनी। वेरिबिन डिफेंस कंपनी, ये 2 कंपनियाँ हैं, इन्होंने आपस में करार किया है और निर्णय लिया है कि ये पिस्टल, रिवॉल्वर, कारतूस इनका सबका निर्माण करेंगी। तो ये निर्माण कहाँ करेंगी? दरअसल उत्तर प्रदेश का प्रश्न ये बनता है कि ये निर्माण कहाँ करेंगी? तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसकी अलीगढ़ नोड में, ठीक है? अलीगढ़ नोड में इनका निर्माण होगा। ये किसका निर्माण करेंगी दोनों कंपनियाँ मिलकर? पिस्टल का, रिवॉल्वर का और साथ ही साथ कारतूस का, ठीक है? अब क्वेश्चन ये आता है अलीगढ़ नोड में भी कहाँ अगर पूछ ले, तो अगर आपसे तहसील पूछे, तो आप बताओगे खैर तहसील। अलीगढ़ नोड के खैर तहसील में ये सारा काम होगा, ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्पादन करने लगे हैं और इसको बाजार में उतारा है, ये होगा अलीगढ़। अच्छा, मुझे एक अभी चर्चा में और था शहर कानपुर। कानपुर अभी क्यों चर्चा में था? क्या बता सकते हो? कानपुर में भी एक अडानी समूह का जो विनिर्माण परिसर है, उसका उद्घाटन किया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। अडानी समूह के गोला बारूद विनिर्माण परिसर का उद्घाटन हुआ है। विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया गया है। ये उद्घाटन कहाँ किया गया है? अगर आपसे पूछे ये, तो आप बताओगे कानपुर में। किसने किया है? तो आप बताओगे योगी आदित्यनाथ ने, ठीक है? इस प्रश्न को ध्यान रखना। अगर आपसे सीधे से पूछे कि अडानी समूह के गोला बारूद विनिर्माण परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आप बताओगे कानपुर में और किसने किया? योगी जी ने, ठीक है? अच्छा, और भी कई सारी अभी स्थापना हुई है। देखो, जैसे एक आपने नाम सुना होगा टेलीमेट्रिक टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन। इसकी स्थापना की घोषणा की गई है। इसकी स्थापना की घोषणा की गई है। वेदर टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन, इसकी स्थापना की घोषणा की गई है, ये उत्तर प्रदेश में। प्रश्न ये बनता है कि ये स्टेशन कहाँ बनेगा? तो आप बताओगे बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड के 7 जो जिले हैं, 7 जिलों में बनाया जाएगा, ठीक है? और इससे होगा क्या? इससे होगा ये, देखो टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन है, मौसम के बारे में जानकारी के संबंध में। तो इससे होगा ये कि जो इन 7 जिलों के अंतर्गत यानी बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जो 100 सर्वाधिक सूखाग्रस्त तहसीलें हैं, सर्वाधिक सूखाग्रस्त तहसीलें, इन तहसीलों को कवर किया जाएगा, ठीक है? ताकि इनमें अगर सूखा वगैरह होता है, तो फिर उनमें उचित समुचित कार्रवाई की जा सके। तो अगर आपसे पूछे टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन इसकी स्थापना कहाँ हुई है? तो बुंदेलखंड में, ठीक है? ये दोनों ही पॉइंट्स आप याद रखो। तो पहले का सही उत्तर हो जाएगा यानी 11वीं का सही उत्तर हो जाएगा अलीगढ़। नेक्स्ट देखो 12वां। 14 जून 2024 को सिटीज 2.0 प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के सभी 80 वार्डों को संवारने के लिए 140 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है।
सभी 80 वार्डों को संवारने के लिए 140 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। इस योजना को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? आप बताओगे शहरी एवं आवासन मंत्रालय। ठीक है, आओ देखो इस योजना को। सिटीज़ 2.0 सिटीज़ 2.0 ये योजना है। ये है योजना। इस योजना के अंतर्गत बरेली में बहुत कुछ किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि जो बरेली है, बरेली के 80 वार्ड को संवारा जाएगा। संवारा जाएगा, संवारा मतलब सजाया जाएगा। आपका कूड़ा-कचरा जो भी होगा यहाँ पे, वो सब हटाया जाएगा। इसके लिए बजट कितना एलोकेट हुआ है? तो बजट 140 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। ठीक है? 140 करोड़ रुपए ध्यान रखना। अच्छा, अब अगर ये आपसे पूछे कि ये सिटीज़ 2.0 ये कौन-सा मंत्रालय रन करा रहा है? तो आप बताओगे ये है शहरी आवासन कार्य मंत्रालय। कार्य मंत्रालय या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक है? क्या होगा इस योजना के तहत? तो मैंने अभी आपको कहा कचरा मुक्त बनाया जाएगा, यानी बरेली को कचरा मुक्त बनाने की योजना है। मुक्त बनाया जाएगा, ठीक है? तो कचरा मुक्त कैसे बनाया जाएगा? उसके लिए बहुत सारे जो प्रबंधन केंद्र हैं, उनकी स्थापना की जाएगी, जैसे नॉर्थ कॉरिडोर। नॉर्थ कॉरिडोर में पुष्प और नारियल प्रबंधन केंद्र की स्थापना होगी। केंद्र की स्थापना होगी। अन्य केंद्रों की भी स्थापना होगी, ताकि जो कूड़ा-कचरा है, उसका प्रबंधन ठीक तरीके से किया जा सके। ठीक है? अभी हाल ही में बात बरेली की हो रही है, तो क्या पता है आपको? अभी हाल ही में बरेली क्यों चर्चा में रहा था? किसी अन्य कारण से। तो ऐसी खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश का पहला इको फ्रेंडली गलियारा यहाँ बनेगा। इको फ्रेंडली गलियारा बनेगा, ये बरेली में। इसके अलावा अगर पिछले साल जाओगे 2023 में, तो 2023 में बरेली कई कारणों के कारण चर्चा में था। 2023 में खबर आई थी कि बरेली में नॉर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा। बरेली में नॉर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा, ये भी चर्चा आई थी। और अगर आप पिछले साल जाओगे, तो बरेली से एक संबंधित व्यक्ति थे जिनका नाम था फरहान, ठीक है? इनका नाम था फरहान हसन। ये चर्चा में क्यों थे? क्योंकि इन्हें मिला था गौरव रत्न सम्मान भारत गौरव रत्न सम्मान, और ये बरेली से संबंधित है। और अगर पीछे आप जाओगे तो बरेली को पहला स्थान मिला था पूरे उत्तर प्रदेश में। क्यों मिला था? क्योंकि बरेली जिले ने यहाँ के जिले के सभी परिषदीय परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की सुविधा शुरू हुई थी। स्मार्ट स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध हुई थी। तो स्मार्ट क्लास की सुविधा सभी परिषदीय विश्वविद्यालयों में उपलब्ध कराने वाला जो पहला जिला था, वो यही था, बरेली, ठीक है? तो बरेली कई सारे कारणों से चर्चा में रहा था। इस पर नज़र बना के रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा पहला। 13 नंबर देखो। कह रहा है कि 9 जून 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार जन धन अकाउंट खुलवाने के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन-सा स्थान रहा है? तो उत्तर प्रदेश का रहा है पहला स्थान, ठीक है? उत्तर प्रदेश का पहला स्थान रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहाँ पर प्रदेश सरकार बायो प्लास्टिक पार्क की स्थापना करेगी। प्रदेश कह रहा है उत्तर प्रदेश का वो जनपद बताओ जहाँ पे अ, उत्तर प्रदेश की सरकार बायो प्लास्टिक पार्क की स्थापना करेगी। इसका नाम है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, आओ देखो। यूपी में बायो प्लास्टिक पार्क, ऐसी खबर है कि यूपी में बायो प्लास्टिक पार्क बनेगा। प्लास्टिक पार्क बनेगा। प्रश्न ये उठता है कि जो बायो प्लास्टिक पार्क बनेगा उसकी लागत कितनी आएगी? तो आप बताओगे 2000 करोड़ रुपए। फिर इसके बाद ये कहाँ बनेगा? किस जिला में बनेगा? तो आप बताओगे लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, ठीक है? वहीं अगर आपसे पूछे कौन-सी तहसील होगी? तो तहसील होगी गोला गोकर्णनाथ। और अगर आपसे गाँव पूछ दे तो आप बताओगे कुंभी, कुंभी गाँव, ठीक है? तो 2000 की लागत से बनेगी और लखीमपुर खीरी में बनेगी कुंभी ग्राम में।
और इसके लिए टोटल कितना एरिया चाहिए, कितना क्षेत्रफल चाहिए? तो 1000 हेक्टेयर, 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ये बनेगा। लाभ क्या है इसका? कुछ ना कुछ लाभ होगा इसका। इसका लाभ क्या है? तो ज़ाहिर-सी बात है, जो पर्यावरणीय प्रदूषण है, उसे कम करने के लिए, प्रदूषण को कम करना, यही इसका मेन लक्ष्य होगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये सारा कुछ हो रहा है, तो इसका कोई ना कोई नोडल होगा। ये इतना बड़ा पार्क बन रहा है, तो इसके लिए कोई नोडल होगा, नोडल विभाग होगा। तो हाँ है। कौन है? उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज़ औद्योगिक विकास प्राधिकरण। औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये है यूपीडा, ये इसका नोडल है, यूपीडा, ठीक है? और इसका निर्माण कौन करेगा? किसके द्वारा ये बनाया जाएगा? तो आप बताओगे बलरामपुर चीनी मिल फार्म लिमिटेड के द्वारा ये बनाया जाएगा, ठीक है? बलरामपुर चीनी मिल फार्म के द्वारा इसको बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये बायोप्लास्टिक क्या होता है? एक प्रश्न, बायोप्लास्टिक क्या होता है? बायोप्लास्टिक, ठीक, देखो, उत्तर प्रदेश में सरकार बायोप्लास्टिक पार्क बना रही है, तो प्रश्न इस शब्द को पकड़ो, ये बायोप्लास्टिक क्या है? देखो, बायोप्लास्टिक क्या है? तो आप बताओगे यह एक प्रकार का बायोप्लास्टिक होता है, सॉरी, एक प्रकार का प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक है। लेकिन इस प्लास्टिक में और अन्य प्लास्टिक में अंतर सिर्फ इतना होता है कि ये जो प्लास्टिक होता है, बायोप्लास्टिक, ये प्राकृतिक सामग्रियों के द्वारा ही बनाया जाता है। इसी वजह से इसे कहा जाता है प्राकृतिक प्लास्टिक। इसे प्राकृतिक प्लास्टिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह प्राकृतिक सामग्रियों से बनाया जाता है, सामग्रियों से बनता है। बात समझ पा रहे हो आप? प्राकृतिक सामग्रियाँ मतलब क्या हो सकती हैं? जैसे मक्का, जैसे सूरजमुखी, सूरजमुखी, जैसे आप चीनी, शक्कर के कण ले लो, शक्कर के कण, इनसे सबसे ये बनता है प्लास्टिक। इसी वजह से इसको कहा जाता है प्राकृतिक प्लास्टिक, चूँकि ये फिर पर्यावरण में घुलनशील होता है, उसी में डिग्रेड हो जाता है। तो बायोप्लास्टिक के बारे में समझ गए? ये जो पूरा का पूरा यूपी में प्लास्टिक पार्क बन रहा था, इसके बारे में ये सारी जानकारी है, ठीक है? याद रखो ये सारी। क्वेश्चन नंबर 15 में आओ। उत्तर प्रदेश के आगरा में ग्वालियर से लिंक दक्षिणी बाईपास स्थित मोढेरा गाँव में पहला लॉजिस्टिक हब बनेगा। इसको विकसित करने के गाँव के लिए अनुमोदित लागत क्या है? तो ये जो मोढेरा गाँव में बनेगा, इसके लिए जो अनुमोदित लागत है, वो पूछिए आपसे। इसके लिए अनुमोदित लागत है 570 करोड़ रुपए। ये जो 570 करोड़ रुपए है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा। एक 350 करोड़ रुपए और एक है 220 करोड़ रुपए, ठीक है? ये हो जाएगा टोटल 570 करोड़ रुपए। 350 करोड़ रुपए ये कहाँ लगाए जाएँगे? इससे ज़मीन खरीदी जाएगी। इससे ज़मीन खरीदी जाएगी और 220 करोड़ रुपए कहाँ लगाए जाएँगे? ये लगाए जाएँगे विकास कार्यों में, विकास कार्यों में। आंसर हो जाएगा 570 करोड़। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। हाल ही में किस आईआईटी ने साइबर हमलों से बचने तथा साइबर एक्सपर्ट की टीम बनाने के लिए छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय के लिए वोकेशनल कोर्स इन साइबर सिक्योरिटी कोर्स की शुरुआत की है? ये है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने जो बनाया है वो है C3 हब ने, आई हब कानपुर ने। इसके मध्य और छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, ये दोनों मिलकर बनाएँगे। अच्छा, ये जो C3 हब कानपुर है, इसको ऐसे लिखो, C3 हब कानपुर, ठीक है? इसमें ये जो C3 है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये C3 क्या है? ध्यान रखना, C3 का मतलब होता है साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी ऑफ साइबर फिजिकल सिस्टम, ठीक है? C3, आई फॉर इनोवेशन एंड हब, कानपुर ने इसको मिलकर बनाया है, सीएसजेएम यूनिवर्सिटी ने। अच्छा, अभी ये तो आईआईटी कानपुर की बात है। आईआईटी कानपुर इसलिए फेमस था। तो आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना पूछेगा कि किस आईआईटी ने बनाया है, तो ध्यान रखिएगा आईआईटी कानपुर ने। अभी पिछले दिनों कानपुर काफ़ी चर्चा में था। क्यों चर्चा में था, पता है आपको? कानपुर में AIISH सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखी गई है। सैटेलाइट
सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखी गई है। आधारशिला। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, ये AIISH क्या है? AIISH अगर आपसे पूछे AIISH सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये रखी गई है कानपुर में, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं AIISH ये है कहाँ पर, तो आप बताओगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग। तो कानपुर में AIISH सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखी गई है, ध्यान रखिएगा इसको। 16 का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस आईआईटी ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सहयोग से अगली पीढ़ी की रक्षा प्रणालियों में अंतः विषय अनुसंधान के लिए अपने परिषद में DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी है? ये भी होगा IIT कानपुर। ये सारे के सारे आप ध्यान रखिएगा। रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में एडवांस रिसर्च के लिए IIT कानपुर में बना ही है। ये कुल मिला के जो सेंटर बना है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अकादमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये बना कहाँ है? IIT कानपुर के परिसर में, ठीक है? DRDO का, हाँ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि हाल ही में मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश मेट्रो ने सोलर ऊर्जा के उपयोग से 3.5 करोड़ रुपए की बचत करके सोलर पार्क से कितने यूनिट बिजली का उत्पादन किया है? फिर से समझो। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश मेट्रो ने सोलर ऊर्जा के उपयोग से 3.5 करोड़ रुपए की बचत करके सोलर पार्क से कितने यूनिट बिजली का उत्पादन किया है? 40 लाख यूनिट, ठीक है? 40 लाख यूनिट। नेक्स्ट देखो, 19 नंबर, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, ये अनुसार केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन उपयोगिताओं के द्वारा ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार के मामले में अग्रणी राज्य के रूप में कौन उभरा है? ठीक है, अग्रणी राज्य के रूप में कौन उभरा है? आप बताओगे उत्तर प्रदेश। फिर से समझ लो, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिताओं के द्वारा ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार के मामले में अग्रणी राज्य के रूप में कौन उभरा है? तो उभरा है उत्तर प्रदेश। अब देखो, यहाँ से मैं आपको, ये जो न्यूज़ है काफ़ी चर्चा में रही थी अभी हाल ही में, तो ध्यान रखिएगा इसको। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है एक, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है। ये जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है, इसी के अनुसार हुआ क्या है कि जो ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार के आधार पर पहला स्थान अगर पूछा जाए, पहला स्थान, तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश का है, ठीक है? दरअसल उत्तर प्रदेश में जो ये लाइनों का विस्तार हुआ है, वो किया गया है यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। तो अगर आपसे पूछे कि किसने विस्तारित किया है, यूपी पावर, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दो वित्त वर्ष 2023-24 में 1460, ध्यान रखिए इस डेटा को याद रखना, 1460 सीकेएम, सीकेएम क्या है? सीकेएम कहते हैं सर्किट सर्किट किलोमीटर को। उत्तर प्रदेश के पावर कॉर्पोरेशन ट्रांसमिशन लिमिटेड ने 1460 सीकेएम यानी सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का विस्तार किया है। ट्रांसमिशन लाइन का विस्तार किया है, और इस आंकड़े के आधार पर उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। वहीं अगर आपसे पूछे कि जो दूसरा स्थान है वो किसका है, तो आप बताओगे गुजरात का। इसके बाद फिर तीसरा चौथा स्थान में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बिहार वगैरह आते हैं, ठीक है? लेकिन आप केवल और केवल पहला और दूसरा याद रखो, इतना ही पर्याप्त। फिर से समझो, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 1460 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइन का विस्तार किया है। सीकेएम क्या है? सर्किट किलोमीटर। इस आधार पर उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर गुजरात का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। 20 देखो, मानसी महेश्वरी की शॉर्ट फिल्म है बनीहुड। इसने लास्ट सिनेफ कैटेगरी में तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया है। कांस फिल्म फेस्टिवल में इन्होंने प्राप्त किया है। तो कह रहे हैं कि ये जो मानसी महेश्वरी हैं, ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित हैं? ये है मेरठ से। देखो, मानसी महेश्वरी, मानसी महेश्वरी कहाँ से हैं ये? ये है मेरठ से, मेरठ, ठीक है? मानसी महेश्वरी की एक शॉर्ट फिल्म है, शॉर्ट फिल्म, ये एनिमेटेड है, एनिमेटेड समझते हो ना? हाँ, एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म है, इसका नाम है बनीहुड।
बॉलीवुड। ये अभी काफ़ी चर्चा में रही। क्यों चर्चा में रही? क्योंकि अभी कान्स फ़िल्म समारोह हुआ। कान्स फ़िल्म फेस्टिवल में फ़िल्म फेस्टिवल में इस पुरस्कार इ इस फ़िल्म को पुरस्कृत किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बॉलीवुड को किस कैटेगरी में पुरस्कृत किया गया है? तो कान्स फ़िल्म फेस्टिवल में ला सिनेफ ला सिनेफ याद रखिएगा, ला सिनेफ कैटेगरी में तीसरा पुरस्कार मिला है। तीसरा पुरस्कार मिला, ठीक है? फिर से समझ लो, मानसी महेश्वरी कहाँ से हैं? मेरठ से। इनकी शॉर्ट फ़िल्म का नाम बताओ एनिमेटेड जो की है बॉलीवुड। क्या हुआ इसे? अभी क्यों ये चर्चा में रही बॉलीवुड? कांस फ़िल्म फेस्टिवल के ला सिनेफ कैटेगरी में इनको तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला। कह रहा है जून 2024 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के दंत संकाय के साथ अटल मेडिकल विश्वविद्यालय को डिफाल्टर घोषित कर दिया है। क्या ये सही है? ये मैंने आपको पार्ट 1 या पार्ट 2 में बताया भी था। अटल मेडिकल विश्वविद्यालय को डिफाल्टर घोषित किया है किसने? यूजीसी ने। और साथ ही साथ किसे घोषित किया है? केजीएमयू के दंत संकाय को। ये कथन आपका सही है। दूसरे में आओ, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव नियुक्त एवं कार्मिक द्वारा जारी आदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षा के दौरान संदिग्ध अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी अगर पहचान करनी है, तो वह बायोमेट्रिक करनी है। इसके लिए कौन-सी तकनीक का सहारा लिया जा रहा है? इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाएगा, ठीक है? यानी जो भी परीक्षाओं में धांधली होती है, उनके लिए एआई का अब इस्तेमाल किया जाएगा, जो भी संदिग्ध हों, जो भी जालसाज हों, उनके पकड़ने के लिए। ये दोनों कथन आपके सही हैं। दूसरा देखो, सही कथन को पहचानो। हाल ही में उत्तर प्रदेश की 35 स्वास्थ्य इकाइयों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य के मानकों को पूरा करने और इस पर खरा उतरने के लिए एनक्यूएएस सर्टिफिकेट मिला है। ये मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस भी कराया था। एनक्यूएएस सर्टिफिकेट क्या होता है? इसे कौन देता है? इन सब के बारे में आपको पार्ट 2 में इसकी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है? तो वहाँ से उसको ज़रूर देखिए। दूसरे कथन को पढ़ो। उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स बढ़ाने की योजना बनाई है। अभी हाल ही में समाचार पत्रों में था कि उत्तर प्रदेश सरकार जो पुराने वाहन हैं, 15 साल पुराने वाहन, उनमें ग्रीन टैक्स बढ़ा देगा और इस नई योजना के तहत जो लगने वाला ग्रीन टैक्स होगा, इसकी दर 25% रखी गई है। एक बात मैं आपको बता दूँ, ये जो ग्रीन टैक्स होता है उत्तर प्रदेश में, ध्यान दो, उत्तर प्रदेश में जो वाहन होंगे, अगर वो 15 साल पुराने हैं, तो फिर ग्रीन टैक्स ग्रीन टैक्स देय होगा, ठीक है? ये ग्रीन टैक्स जो देय होगा, वो कितना होगा? 25%। अच्छा, अगर हम एमवी एक्ट की बात करें, एमवी एक्ट का मतलब समझ लो, मोटर व्हीकल एक्ट। तो ये जो ग्रीन टैक्स होता है, इसकी वैधता कितनी होती है? ग्रीन टैक्स की वैधता, क्या बता सकते हो आप? अगर आपसे पूछा जाए, इसकी वैधता कितनी होती है? आप बताओगे 5 साल। ग्रीन टैक्स की वैधता कितनी होती है? 5 साल। वापस आ जाओ। ये कथन और ये कथन दोनों ही कथन आपके सही हैं, ठीक है? तीसरा सही हो जाएगा। 23 देखो, जून 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है, गंगा नदी के साथ-साथ 13 ऐसी नदियाँ हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हैं। इनका पानी मनुष्य के पीने लायक तो नहीं ही है, बल्कि ये पानी पशुओं के पीने लायक भी नहीं है, ठीक है? ना सिर्फ इसे मनुष्य, बल्कि इसको अब ये पानी जो है इन नदियों का, इसे पशु भी नहीं पी सकते हैं और अगर पीते हैं तो बीमार पड़ेंगे। तो टोटल संख्या कितनी है? 13 है और इन नदियों में बताया गया है जैसे गंगा है, यमुना है, गोमती है, कुछ-कुछ जगहों का पानी बहुत प्रदूषित है और जैसे हिंडन है ना? इस तरह की नदियाँ टोटल 13 चिन्हित करी गई हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा और कहा गया है कि इनके जो कुछ-कुछ इलाके हैं, वहाँ का पानी ना सिर्फ मनुष्यों के लिए बल्कि प पशुओं के लिए भी पेय नहीं है। तो इनकी संख्या आपसे पूछी जा सकती है, इनकी संख्या है टोटल 13, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 24 देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो तथा सही कथन तक पहुँचिए। पहला पढ़ो, कह रहा है कि भारत का पहला शहरी रोपवे उपक्रम वाराणसी रोपवे है, आप सबको पता होगा। परियोजना के एक खंड का निर्माण अगस्त 2024 तक कर दिया जाएगा। यह खंड वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन को रथ यात्रा से जोड़ता है, ठीक है? ये जो एक खंड है इसका वाराणसी रेलवे स्टेशन से रथ यात्रा तक जो जुड़ेगा, ये अगस्त 2024 तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। पहला कथन आपका सही है। दूसरे में आओ, सत्र 2024 के लिए स्वयं कार्यक्रम के लिए 15 नए पाठ्यक्रम
विकसित करके पहली बार ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में बीएचयू ने उपस्थिति दर्ज कराई है अपनी। तो ये भी आपका कथन सही है, दोनों के दोनों सही हैं। ध्यान दो, कितने नए पाठ्यक्रम विकसित किए हैं? आप बताओगे 15। किसने? बीएचयू ने। और किस पहल के तहत? स्वयं कार्यक्रम के तहत। ठीक है? सबसे पहले आप इसको देखो, शहरी रोपवे उपक्रम। इसमें कौन-कौन से क्षेत्र जोड़े जा रहे हैं? इनमें 5 स्थलों को जोड़ा जाएगा। देखो, जैसे गिरिजाघर गिरिजाघर, गोदौलिया, फिर रथ यात्रा, और एक क्षेत्र है इसका काशी विद्यापीठ। इसके अलावा वाराणसी स्टेशन वाराणसी इसे भी जोड़ा जाएगा, और साथ ही साथ वाराणसी छावनी छावनी, इसे भी जोड़ा जाएगा। ये 5 क्षेत्र हैं, ये 5 स्टेशंस हैं जिन्हें जोड़ा जाएगा, या 5 स्थलों को जोड़ा जाएगा। इसके बाद एक कार्यक्रम है आपका स्वयं। कौन-सा था? हाँ, स्वयं कार्यक्रम। देखो, स्वयं के बारे में कुछ जानकारी। बीएचयू ने अभी हाल ही में SWAYAM, इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो बीएचयू ने स्वयं कार्यक्रम के अंतर्गत 15 नए पाठ्यक्रम जोड़े हैं। नए पाठ्यक्रम जोड़े हैं। अब ये स्वयं क्या है? आओ इसको समझते हैं। अच्छा, इससे पहले मुझे ये बताओ, ये जो 15 नए पाठ्यक्रम हैं, ये पाठ्यक्रम किन विषयों पर आधारित होंगे, पता है? जैसे इन पाठ्यक्रमों में इन पाठ्यक्रमों में कौन से विषय शामिल होंगे? जैसे प्रबंधन, मैनेजमेंट, वाणिज्य, विज्ञान, साथ ही साथ चिकित्सा, सामाजिक विज्ञान, ये आदि विषय इसमें शामिल होंगे। विषय इसमें शामिल किए गए, ठीक है? और ये जो पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं, 15 नए पाठ्यक्रम जारी किए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इन पाठ्यक्रमों में तकनीकी सहायता कौन देता है? इन पाठ्यक्रमों में तकनीकी सहायता कौन देगा? तकनीकी सहायता प्रदान करेगा आईआईटी कानपुर, और साथ ही साथ आईआईटी मद्रास। ये इसमें तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो अ, कार्यक्रम है, इसे कौन वित्त पोषित कर रहा है? तो आप बताओगे शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, ठीक है? वित्त पोषित है। अब ये देखो स्वयं के बारे में, SWAYAM, स्वयं। ये 9 जुलाई 2017 को शुरू किया गया था। 9 जुलाई 2017 से शुरू है। इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताओगे स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग एक्टिव लर्निंग फॉर यंग यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है? ये इसका पूरा नाम है, ध्यान दो। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये इसका पूरा नाम है, स्वयं का। और ये शुरू कब से हुआ था? 2017 से। और वास्तव में ये जो स्वयं प्लेटफ़ॉर्म है, ये शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल कार्यक्रम है। तो ये है कैसा कार्यक्रम? ये है एक डिजिटल कार्यक्रम, ताकि जो शिक्षा के सिद्धांत हैं, उन्हें प्राप्त किया जा सके, ठीक है? तो इसके बारे में ये दोनों कथन आपके सही हो जाएँगे। यहाँ से 3-4 बातें ही आपको याद रखनी है, कौन-कौन सी? अ, बीएचयू ने स्वयं के अंतर्गत 15 नए पाठ्यक्रम को शामिल किया है, 15 नए पाठ्यक्रमों को जोड़ा है, इसके अंदर ये विषय आएँगे, और साथ ही साथ ये बात ध्यान रखना, इस स्वयं कार्यक्रम में तकनीकी सहायता कौन दे रहा है? आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास। साथ ही साथ इसमें वित्त कौन आवंटन कर रहा है? पूरी तरह से शिक्षा मंत्रालय। और कब से शुरू हुआ था? 2017 से। इसका पूरा नाम है स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। साथ ही साथ यह शिक्षा को प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल कार्यक्रम है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 24 का दोनों सही हो जाएँगे। नेक्स्ट देखो, 25, 2 जून 2024 को सुंदरम साहित्य संस्थान के वार्षिक समारोह के दौरान लखनऊ के किस व्यक्तित्व को सुंदरम साहित्य शिरोमणि सम्मान 2023 दिया गया है? ये हैं शोभा त्रिपाठी। शोभा त्रिपाठी को मिला है सुंदरम साहित्य शिरोमणि पुरस्कार, और ये लखनऊ के हैं, ठीक है? लखनऊ की हैं, ध्यान रखो। सुंदरम शिरोमणि सम्मान भी दिया गया है कई सारे लोगों को, जैसे ओमकार त्रिपाठी, ज्ञानेंद्र पांडे और शैलजा जीतू को, इनको मिला है।
तो ख़ैर ये इस पुरस्कार को आप याद रखना, ये पुरस्कार आपसे पूछा जा सकता है। फिर से समझ लो, लखनऊ के किस व्यक्तित्व को सुंदरम साहित्य शिरोमणि पुरस्कार दिया गया है हाल ही में 2024 में? ये सम्मान है 2023 का। तो आप बताओगे शोभा त्रिपाठी को, ठीक है? नेक्स्ट देखो, जून 2024 में अंतर्राष्ट्रीय साइंटिस्ट इंजीनियर्स जूसे द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट के अनुसार कार्यस्थल प्रबंधन के मामले में देश में पहला स्थान पाने वाला रेलवे स्टेशन कौन है? ये है बनारस रेलवे स्टेशन। देखो, बनारस रेलवे स्टेशन हाल ही में ये जो जूसे है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, इसने बनारस को एक प्रमाण पत्र दिया है, या हम कहें बनारस को अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था JUSE के द्वारा प्रमाण पत्र मिला, ठीक है? अच्छा, ये जो बनारस को मिला है, बनारस का मतलब क्या है? बनारस रेलवे स्टेशन को मिला है, रेलवे स्टेशन को मिला है। अब देखो, ये मिला है बनारस रेलवे स्टेशन को, ठीक है? ये जो बनारस रेलवे स्टेशन है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस अ, बनारस रेलवे स्टेशन को मिला है, क्वेश्चन घुमा के ऐसे भी पूछ सकता है कि ये जो रेलवे स्टेशन है, ये किस रेलवे के अंतर्गत आता है? उत्तर मध्य रेलवे या फिर पूर्वोत्तर रेलवे या फिर उत्तर रेलवे या फिर दक्षिण रेलवे या दक्षिण मध्य रेलवे, ऐसे ही पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, बनारस रेलवे स्टेशन जिसे ये पुरस्कार मिला है या ये प्रमाण पत्र मिला है, ये किस रेलवे के अंतर्गत आता है? आप बताओगे पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर रेलवे में ये है। किस मंडल में है? तो आप बताओगे वाराणसी, वाराणसी मंडल, ठीक है? और क्वेश्चन ये आता है, ये प्रमाण पत्र दिया किसने? दिया किसने? तो दिया किसने है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है, इसका नाम है JUSE, जूसे, ठीक है? इसे कहा जाता है यूनियन ऑफ जापानीज़ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, इसने दिया है, ठीक है? तो यह पुरस्कार कार्यस्थल प्रबंधन के मामले में दिया गया है। और एक पॉइंट और आप यहाँ से याद रखो, जो आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन बताओ जिसे यह प्रमाण पत्र मिला है, यह प्रमाण पत्र मिला है, ठीक है? तो आप वही आंसर बताओगे क्या? बनारस, बनारस रेलवे स्टेशन। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये हाँ, ध्यान रखिएगा वाराणसी को। वापस आओ ज़रा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बनारस रेलवे स्टेशन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, अब आ जाओ 27 में। उत्तर प्रदेश के मलेरिया उन्मूलन अभियान के अंतर्गत सही कथन की पहचान करो। 20 जून 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 तक राज्य को मलेरिया मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। ये वर्ष याद रखना। मलेरिया मुक्त उत्तर प्रदेश सरकार अपने आप को कब तक बनाएगी? यानी उत्तर प्रदेश मलेरिया मुक्त कब तक हो जाएगा राज्य सरकार के आदेशानुसार? ये याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे 2027 तक, ठीक है? दूसरे दूसरे में आओ, दूसरा कथन कह रहा है कि राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जून माह मलेरिया रोधी माह है। हाँ, ये भी सही है। जून महीना मलेरिया रोधी माह है। इसको आप ज़्यादा फ़ोकस करना 2027 को। 2027 तक मलेरिया मुक्त अपना उत्तर प्रदेश होगा, ऐसा वादा किया है सरकार ने, ठीक है? 28 देखो, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर शिकायतों से संबंधित, ये जो आंकड़े जारी किए हैं वो शिकायतों से संबंधित हैं कि किस राज्य से कितनी शिकायतें महिलाओं के उत्पीड़न में या फिर अन्य क्षेत्रों में आई हैं। तो कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़े किस आधार पर हैं? शिकायतों से संबंधित। तो निम्न कथनों पर विचार करो और सही कथन तक पहुँचिए। पहला कह रहा है, वर्ष 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग को अब तक 12,648 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। क्या ये सही है? इतना कथन तो बिल्कुल सही है। अभी तक वर्ष 2024 में 12,648 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं। इसमें सबसे अधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई हैं। हाँ, ये भी सही है। दूसरे में आओ, आयोग में शिकायतों के दर्ज होने के मामले में दूसरा स्थान दिल्ली का है, ठीक है? तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है, ये भी सही है। सबसे अधिक शिकायतें कुल 3567 ये गरिमा के अधिकार श्रेणी के अंतर्गत दर्ज की गई हैं, ये भी सही है। देखो, अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखो, जून 2024, जून 2024
अभी जून 2024 में एक आयोग है, इसका नाम है राष्ट्रीय महिला आयोग। ये राष्ट्रीय महिला आयोग ने कुछ आंकड़े जारी किए और ये आंकड़े बड़े चौंकाने वाले थे। आंकड़े जारी किए। ये आंकड़े शिकायतों से संबंधित थे कि महिलाओं के ऊपर कितनी शिकायतें कहाँ-कहाँ, किस-किस राज्य में कैसे-कैसे दर्ज की गई हैं। तो जो ये आयोग है, इसने जो आंकड़े जारी किए हैं, इन आंकड़ों के आधार पर टोटल 12,648 शिकायतें अभी तक दर्ज की गई हैं। इतनी शिकायतें वर्ष 2024 में। इन शिकायतों में अपना उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल दर्जे का है। यहाँ सबसे ज़्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं, 64-92 इतनी शिकायतें, ठीक है? इतनी शिकायतों के साथ उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पर है। इसके बाद नंबर आता है दिल्ली का। लगभग 1119 शिकायतें दर्ज की गई हैं यहाँ पर। इसके बाद तीसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लगभग 764 शिकायतें दर्ज की गई हैं। 764 शिकायतें, ठीक है? 764 इतनी शिकायतें। तो सबसे पहला स्थान किसका है? अपने उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये शिकायतें कई श्रेणियों में दर्ज की जाती हैं, जिनमें से एक श्रेणी है गरिमा का अधिकार। गरिमा का अधिकार। ये जो गरिमा का अधिकार है, ये एक श्रेणी है। इस श्रेणी में भी शिकायतें दर्ज की जाती हैं। तो ये जो श्रेणी है, ये कौन-सी शिकायतें दर्ज करती है गरिमा का अधिकार? ये घरेलू हिंसा से संबंधित जो शिकायतें होती हैं, उनको दर्ज करती है। घरेलू हिंसा और उत्पीड़न के मामले इसके अंतर्गत दर्ज होते हैं। तो गरिमा के अधिकार के अंतर्गत अब तक सबसे ज़्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं, वो हैं 3567 शिकायतें। और बड़े ताज्जुब की बात ये है कि जो अभी तक मणिपुर था, मणिपुर, जो अभी तक इतना महिलाओं के मामले में काफ़ी संवेदनशील राज्य था, उसमें केवल 6 शिकायतें दर्ज की गई हैं। अब ये सरकार की नाकामी है या फिर क्या है, पता नहीं है। तो मणिपुर से डेटा है कि केवल और केवल 6 शिकायतें दर्ज की गई हैं। तो ध्यान रखो, आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो हाल ही में जारी महिला आयोग के द्वारा रिपोर्ट है, उसमें किस श्रेणी के तहत सबसे ज़्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं? तो आप बताओगे गरिमा का अधिकार। कौन-सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं? आप बताओगे उत्तर प्रदेश। ये डेटा आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसको मत याद रखना। केवल और केवल हाँ, ये जो फैक्ट हैं, उनको याद रखना। ठीक है? वापस आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 29। निम्न कथनों में सही कथन की पहचान करो। क्या कह रहा है? कथन पढ़ो ज़रा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व स्तरीय नागरिक विमानन सुविधा के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। बिल्कुल सही है ये। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को देश के पहले ट्रांजिट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, ये भी सही है। इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को स्विट्जरलैंड के ज़्यूरिख हवाई अड्डे के मॉडल के आधार पर विकसित किया जा रहा है। हाँ, ठीक है, ये सारे के सारे सही हैं। देखो, अब मैं नोएडा अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा बन रहा है, वहाँ पर चलूँगा। ये जो नोएडा एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट, इसको एशिया प्रशांत क्षेत्र का ट्रांजिट हब बनाया जाएगा, हब बनेगा, ऐसा सरकार ने दावा किया है। तो अगर ऐसा हुआ, तो यह देश का पहला ट्रांजिट हब होगा, ट्रांजिट हब बनेगा। अगर ऐसा हुआ, तो ये जो ट्रांजिट हब देश का पहला ट्रांजिट हब होगा, ठीक है? और मुझे ये बताओ, ये जो पूरा का पूरा ताना-बाना है नोएडा एयरपोर्ट, ये किस मॉडल पर बनाया जा रहा है? तो आप बताओगे इसे स्विट्ज़रलैंड के ज़्यूरिख हवाई अड्डे ज़्यूरिख हवाई अड्डे के मॉडल पर बनाया जा रहा है, मॉडल पर बनाया जा रहा है, ठीक? ये स्विट्ज़रलैंड के ज़्यूरिख हवाई अड्डे मॉडल पर बनाया जा रहा है। अब ज़रा एक बात समझो, एक शब्द आपने सुना होगा YIALP, ये क्या है? इसका पूरा नाम है यमुना इंटरनेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या है? ये दरअसल एक ऐसा लिमिटेड या हम कहें ये एक ऐसी कंपनी है जो हवाई अड्डों के विकास के लिए समर्पित है। हवाई अड्डों के विकास को समर्पित समर्पित है, ठीक है? ये किसके स्वामित्व में काम करती है? अगर आपसे ये पूछे, ये किसके स्वामित्व में काम करती है? तो आप बताओगे ज्यूरिख ज्यूरिख एयरपोर्ट के, एयरपोर्ट इंटरनेशनल
ये ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के स्वामित्व में काम करती है, ठीक है? तो ये दोनों बातें आप याद रखो, ध्यान ध्यान दें। नोएडा एयरपोर्ट ये एशिया प्रशांत क्षेत्र का ट्रांजिट हब बनेगा, ऐसा सरकार ने घोषणा किया है, सरकार ने दावा किया है। अगर ये बनता है तो ये देश का पहला ट्रांजिट हब होगा और इसे स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख हवाई अड्डे मॉडल पर बनाया जा रहा है। YIL ALP के बारे में पूछे, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है, हवाई अड्डों के विकास के लिए समर्पित है और ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के स्वामित्व में ये काम करता है, ठीक है? यानी 100% जो सब्सिडियरी है, वो इसी की है, ज्यूरिख एयरपोर्ट की। तो 29 का सही हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट देखो 30 नंबर। निम्न कथनों में सही कथन की पहचान करो। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना के अंतर्गत लगभग 8300 उद्यमों को वित्त पोषित करने की योजना बनाई है। हाँ, बिल्कुल सही है, करंट की खबर है। ध्यान रखना, ये डिजिट याद रखें। स्टार्टअप और ग्रामीण उद्योगों को 163 करोड़ रुपए से अधिक का संस्थागत वित्त पोषण मिला है। फिर से समझो, सरकार ने अभी स्टार्टअप और ग्रामीण उद्योगों को 163 करोड़ रुपए से अधिक का संस्थागत वित्त पोषण दिया है। हाँ, ये दोनों बिल्कुल सही है। तीसरा आपका सही हो जाएगा। देखो, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 ऋण योजनाएँ हैं, 2 ऋण योजनाएँ। तो इन 2 ऋण योजनाओं के अंतर्गत 8300 उद्यमों को उद्यमों को वित्त पोषित करने की योजना बनाई है, ठीक है? जो ये ऋण योजनाएँ हैं, जैसे एक है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक तो ये है और दूसरी है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना। ये 2 योजनाएँ हैं, ठीक है? इसके अलावा स्टार्टअप और जो ग्रामीण उद्योग हैं, ग्रामीण उद्योगों को 163 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का संस्थागत वित्त पोषण दिया गया है, वित्त पोषण दिया गया है, ठीक है? अच्छा, ये जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, इसके बारे में समझो ज़रा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसके अंतर्गत जो ऋण दिया जाता है, वो अगर कोई व्यक्ति उद्योग की स्थापना के लिए ऋण लेता है, तो उसे 25 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा, ठीक है? अगर कोई व्यक्ति सेवा क्षेत्र की संस्था को स्थापित करने के लिए ऋण लेता है, सेवा क्षेत्र की संस्था को स्थापित करने के लिए ऋण लेता है, तो सरकार उसे 10 लाख रुपए का ऋण मुहैया कराती है। ये बात ध्यान रखना। अगर कोई व्यक्ति उद्योग स्थापित करने के लिए लेगा, तो उसे 25 लाख रुपए, सेवा क्षेत्र की संस्था के लिए जो सरकार ऋण उपलब्ध कराती है, तो वो कराती है 10 लाख रुपए, ठीक है? ऋण उपलब्ध कराएगी। ये दोनों बातें याद रखो। वापस आओ, क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा दोनों कथन, ठीक है? जून 2024 की खबर है। जून 2024 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद ने विश्व भर में कौन-सी रैंकिंग हासिल की है? इलाहाबाद, ये अगर आपसे पूछा जाए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये IIIA मतलब अ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इलाहाबाद। इसको कौन-सा स्थान मिला है? तो आप बताओगे इसको मिला है 1401वाँ स्थान, ठीक है? अब ये रैंकिंग जारी कौन करता है? ध्यान दो। इसको शुरू से समझो। पहले ये संस्थान कौन-सा है? IIIT इलाहाबाद, ठीक? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, भारतीय संस्थान काहे का? इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सूचना और प्रौद्योगिकी का। कहाँ पर है ये? इलाहाबाद में। ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा। प्रश्न ये उठता है काहे चर्चा में रहा? तो अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुई है। यूनिवर्सिटी अभी रैंकिंग जारी हुई है। ये जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुई है, ये की किसने है? अगर आपसे ये पूछे किसने जारी की है, तो आप क्या बताओगे? ये जारी की है क्वाक्वेरली साइमंड्स ने साइमंड्स ने, ठीक है? इन्होंने जारी की है। क्वेश्चन ये उठता है कि ये क्यों जारी की गई है? या हम ये कहें कि इसमें किसका मूल्यांकन किया जाता है? इसमें किसी न किसी का तो मूल्यांकन किया जाता होगा। तो आप ज़ाहिर-सी बात है, इस रैंकिंग के द्वारा
इस रैंकिंग के द्वारा जो विश्व भर के विद्यालय हैं, विश्व भर के विद्यालयों के प्रदर्शन और गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। गुणवत्ता का मूल्यांकन होता है। तो ध्यान रहे, जो दुनिया भर के विश्वविद्यालय हैं, उनकी गुणवत्ता कैसी है, कैसी पढ़ाई होती है वहाँ पे, इनका सबका मूल्यांकन होता है, ठीक है? और इसी मूल्यांकन के चलते अपना जो उत्तर प्रदेश का IIIT है, यानी कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद है, इसे पूरी दुनिया में 1401वाँ स्थान हासिल किया है, ठीक है? 1401वाँ स्थान मिला है। तो ध्यान रखिएगा, ये अगर आपसे पूछा जाए इलाहाबाद को कौन-सा स्थान मिला है, 1401। नेक्स्ट देखो, हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी को क्रमशः कितनी सीटें मिली हैं? बीजेपी को मिली हैं 33 और समाजवादी पार्टी को मिली हैं 37। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये करंट अफेयर्स में ही है। क्या पता है आपको परिणाम कब आए थे? 4 जून 2024 को परिणाम आए थे। और उत्तर प्रदेश में सीटें कितनी हैं लोकसभा की? तो आप बताओगे 80 हैं, ठीक है? ये जो 80 सीटें हैं, इसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है समाजवादी पार्टी। कितनी सीटें हैं? 37। इसके बाद फिर बीजेपी का नंबर आता है 33। इसके बाद फिर नंबर आता है कांग्रेस का टोटल 6 सीटें। 2 सीटें आरएलडी की हैं, 2 सीटें, और इसके बाद 1 सीट है ये जो अ, ये किसकी पार्टी है ये? चंद्रशेखर रावण की, आज़ाद पार्टी, आज़ाद पार्टी। 1 सीट, और इसके अलावा 1 सीट आई है अपना दल को, अपना दल 1 सीट। टोटल गिनो ज़रा कितने हो गए? 7, 3, 10, 6, 16, 17, 18, 19, 20। 20 का मतलब 3, 3, 6, 6, 2, 8, ठीक? टोटल 80 सीटें, और ये है इनका रिजल्ट। सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी है, दूसरे नंबर पर बीजेपी बन के उभरी है। वापस आ जाओ। पूछ रहा है कि समाजवादी और बीजेपी को कितना मिला है? बीजेपी को 33 है, समाजवादी को 37 है। 33 देखो, हाल ही में यूजीसी के द्वारा प्रायोजित मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत कहाँ पर 24 दिवसीय फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है? ये जो 24 दिवसीय फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम हो रहा है, ये कहाँ पर किया गया है? आप बताओगे IIT PHU में। आओ देखो, IIT PHU में। अभी हाल ही में IIT, ये जो PHU है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ है। यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ है। क्वेश्चन ये उठता है, ये कार्यक्रम कौन-सा है? तो आप बताओगे मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, ठीक है? मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये कार्यक्रम हुआ। क्वेश्चन ये उठता है कि इसको आयोजित या इसको प्रायोजित किसने किया? इसका प्रायोजन किसने किया? आप बताओगे यूजीसी, यूजीसी बोले तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। क्या मुझे बता सकते हो पार्ट दूसरे या तीसरे मैंने बताया था यूजीसी अभी चर्चा में क्यों था? इसने केजीएमयू के दंत संकाय के साथ-साथ और किस विश्वविद्यालय को डिफाल्टर घोषित किया है? कमेंट बॉक्स में बताइए आप, ठीक है? अच्छा, ये यूजीसी इस कार्यक्रम का प्रायोजन ये इसने प्रायोजित किया। तो ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम लगभग 24 दिन चलेगा, 24 डेज़ चलेगा। तो हम कह सकते हैं कि 24 दिन का फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम है, और साथ ही साथ जब भी कोई कार्य होता है, जब भी कोई कार्यक्रम होगा, फंक्शन होगा, तो कुछ न कुछ लक्ष्य होगा। इसका क्या लक्ष्य है? इसका लक्ष्य है व्यावसायिक व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देना, यहाँ पर फ़ोकस किया जाएगा, बढ़ावा देना, साथ ही साथ शैक्षणिक कौशल को बढ़ावा देना, इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ध्यान केंद्रित होगा। यानी ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये प्रोग्राम किन विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जा रहा है? व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देना, साथ ही साथ जो शैक्षणिक कौशल है, उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है? एक बात और यहाँ से याद रखो, इसी में ये फैसला लिया गया है कि जो मानव संसाधन विकास केंद्र हैं, मानव संसाधन विकास केंद्र के नाम में परिवर्तन किया गया है, के नाम बदले गए हैं। तो अब इनका नाम क्या हो गया है? अब इनका नाम रखा जाएगा मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है? मानव संसाधन विकास केंद्र के नाम बदल के मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र कर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा IIT PHU, यानी कि वाराणसी।
ठीक है? पूछे अगर आपसे कि हाल ही में यूजीसी के द्वारा प्रायोजित मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 24 दिवसीय फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? आप बताओगे बीएचयू वाराणसी में। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है आपका 34। 34 में क्या बोल रहा है? निम्न कथनों पर विचार करो और सही कथन को पहचानिए। करो भाई विचार। 31 मई 2024 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों ने 2024 सत्र के लिए स्वयं कार्यक्रम के 15 नए पाठ्यक्रम विकसित किए। हाँ, ये सही है, मैंने आपको बताया भी था। दूसरा या तीसरा आपका सेट था, है ना? 31 मई 2024 को बीएचयू के संकाय सदस्यों ने स्वयं के कितने नए पाठ्यक्रम विकसित किए हैं? 15। और ये स्वयं क्या होता है? ये भी मैंने आपको बताया था। अगला देखो, पाठ्यक्रमों के तकनीकी सहयोग के लिए कौन नियुक्त किया गया है? आईआईटी मद्रास। और कौन नियुक्त किया गया है? आईआईटी कानपुर। और मैंने आपको बताया था इसमें टोटल पैसा फंड कौन दे रहा है? मैंने बताया था शिक्षा मंत्रालय, है ना? स्वयं का पूरा नाम क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ लर्निंग, एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये तीनों के तीनों कथन आपके सही हैं। इन तीनों के बारे में पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है? 35 देखो, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए तथा सही कथन बताइए। उत्तर प्रदेश पुलिस का पहला डॉग स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर ये मेरठ जनपद में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए भूमि वगैरह का वो जो निगरानी होती है या भूमि की जो जाँच होती है, वो सारा कुछ कर लिया गया है कि यहाँ बनेगा, वहाँ बनेगा और बाकी अब ज़मीन में उतारने की इसकी बारी है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का पहला डॉग स्क्वाड ये कहाँ बनेगा? मेरठ में। प्रदेश सरकार पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना करेगी, ये भी सही है। ठीक है, बायोप्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा। और तीसरे में आओ, श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर का निर्माण कार्य मथुरा के वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में ये निर्माण कार्य जारी है। ये सारे के सारे कथन आपके सही है। ठीक है, इन दोनों के बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। नेक्स्ट देखो, मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जन धन अकाउंट खुलवाने में महिला खाता धारकों की संख्या सर्वाधिक रही है। फिर से पढ़ो इसको, ध्यान दें। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश जो राज्य है अपना, इस राज्य में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो जनधन अकाउंट खुले हैं, उसमें महिला खाता धारकों की संख्या क्या सर्वाधिक रही है? हाँ, बिल्कुल सर्वाधिक रही है। दूसरे में आओ, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में गोमती नदी के किनारे राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण करेगी। हाँ, बिल्कुल करेगी। इन दोनों कथनों को देखो, ये दोनों कथन आपके सही हैं। सबसे पहले इसको देखो, ऊपर वाले को। आओ देखो, जन धन अकाउंट देश में उत अपने देश में जो जन धन खाते हैं, जन धन खातों में जितने भी खाते खुले हैं, इन खातों में सर्वाधिक संख्या किसकी है? सर्वाधिक संख्या लगभग 18% ये उत्तर प्रदेश की है। ठीक है? उत्तर प्रदेश की है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि बताओ उत्तर प्रदेश में ये मैं डेटा दे रहा हूँ जून का, चूँकि जून की करंट अफ़ेयर्स चल रही है ना, तो जून 2024 तक उत्तर प्रदेश में जो जन-धन खाता हैं, ये कितने खुले थे? उत्तर प्रदेश में जन-धन खाता धारक कितने थे? खाता धारक ये थे 9.33 करोड़, इतने खाता धारक थे। इसमें लगभग महिलाएँ कितनी थीं? तो इसमें लगभग महिलाएँ थीं 5 करोड़, इतनी महिलाएँ थीं। ठीक है? अच्छा, ये जो खाता खुलवाए जाते हैं जनधन खाता, इनके तहत क्या सुविधाएँ मिलती हैं? इन अगर आप जनधन खाता खुलवाते हैं तो उसके तहत कुछ सुविधाएँ भी मिलती हैं, ध्यान दें। जनधन खाते के तहत सुविधा, क्या सुविधाएँ मिलती हैं? तो सबसे पहले 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए तक लाइफ कवर दिया जाता है। लाइफ कवर दिया जाता है। लगभग 430 या 436 रुपए की सालाना प्रीमियम देनी होती है। इसके बाद फिर आपको 2 लाख रुपए तक का लाइफ कवर दिया जाता है। दूसरी बात, लगभग 2 लाख रुपए तक एक्सीडेंट एक्सीडेंट कवर दिया जाता है, ठीक है? और इसमें भी लगभग 20 रुपए सालाना प्रीमियम होता है। तीसरी बात, 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्टिंग सुविधा दी जाती है। ओवरड्राफ्टिंग सुविधा, ये भी मिलती है, ठीक है? 2 लाख रुपए तक का लाइफ कवर, 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंट कवर और 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्टिंग सुविधा दी जाती है। और इससे पहले ध्यान दें, ये सब हुआ है काम 2018 से। इससे पहले 1 लाख रुपए तक का लाइफ कवर दिया जाता था। यहाँ 1 लाख रुपए तक का एक्सीडेंट कवर दिया जाता था।
और यहाँ पर ₹5000 का ओवरड्राफ्टिंग सुविधा दी जाती थी, लेकिन 2008 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया। 1 की जगह ₹2,00,000 अब दिया जाने लगा है और यहाँ पर 5000 की जगह 10,000 का ओवरड्राफ्टिंग सुविधा दी जाने लगी है। तो ये जनधन खाते के कुछ लाभ हैं, ठीक है? हाँ, ये सारा बात आप समझ गए? ये सारी बात अब देखो 36 में जो पहला वाला कह रहा था, इसके बारे में आप समझ गए जनधन अकाउंट। अब दूसरा देखो, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में गोमती नदी के किनारे राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण करेगी। ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल क्या है? इसके बारे में समझो। राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। ये जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है, ये सबसे पहले मुझे बताओ ये कहाँ बनेगा? तो आप बताओगे लखनऊ बनेगा। किस नदी के किनारे? तो लखनऊ कहाँ है? गोमती के किनारे, ठीक है? दूसरी बात मुझे बताओ इसकी बनाने की ज़िम्मेदारी किसके पास है? तो ज़िम्मेदारी दी गई है लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ विकास प्राधिकरण को, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन मुझे ये बताओ, ये जो पार्क बन रहा है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बन रहा है, इसमें उन महानुभावों की मूर्तियाँ लगाई जाएँगी जिससे आम जन को प्रेरणा मिले, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, जैसे श्यामा प्रसाद प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे दीनदयाल उपाध्याय उपाध्याय, ठीक है? तो इनकी सबकी मूर्तियाँ लगाई जाएँगी या हम कहें इनके जीवन से जुड़े पहलुओं को यहाँ पर दर्शाया जाएगा। इनके जीवन से जुड़े पहलू को दिखाया जाएगा, ठीक है? ये सरकार की योजना है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बन रहा है लखनऊ में गोमती नदी के किनारे। तो ये जो कई सारी हस्तियाँ हैं, जैसे अटल बिहारी, श्यामा प्रसाद, दीनदयाल उपाध्याय, इनके सबके ये इन्होंने जो जीवन में कृत्य किए हैं या इनके जीवन की जो अन्य घटनाएँ थीं, उनसे संबंधित यहाँ पर हाँ, दर्शाया जाएगा इनके जीवन से संबंधित बातों को। क्वेश्चन नंबर 36 में देखो, 36 में ये दोनों के दोनों सही हो जाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट देखो 37 निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? महाराजगंज में। ये जिला याद रखना, महाराजगंज। फिर से समझो, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जो गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति है, उसके लिए पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र का नाम जटायु संरक्षण केंद्र होगा। बिल्कुल सही है, ये भी कथन सही है, ये भी सही है। यह केंद्र लुप्तप्राय प्रजातियों की आबादी में सुधार करेगा। ये जो महाराजगंज में केंद्र स्थापित किया जाएगा, ये लुप्तप्राय प्रजातियों में सुधार करेगा जो वर्ष 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की लुप्तप्राय सूची में दर्ज हैं। ठीक है? अब मुझे ये बताओ ये जो गिद्ध हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके साइंस में पूछा जाता है, गिद्धों के विलुप्ति का कारण क्या है? तो एक दवा याद रखना डाइक्लोफेनाक डाइक्लोफेनाक। तो ये 37 के सही सभी हो जाएँगे। ठीक है? इसके बारे में एक बार फिर समझो। ये कहाँ पर गिद्धों के लिए जो संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है? आप बताओगे महाराजगंज। इसका नाम क्या है? जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र और ये किस सूची में है? लुप्तप्राय में। नेक्स्ट देखो 38 हाल ही में पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक ये कौन है? गाजीपुर है, बनारस है, प्रयागराज है, ये है गाजीपुर। अभी हाल ही में गाजीपुर पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है और आरबीआई ने इस पर बड़ी कार्रवाई की है। अगर आपसे पूछा जाए ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप बताओगे 1989 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और गाजीपुर में है। अच्छा आरबीआई ने कारण क्या दिया है? क्यों इसका लाइसेंस रद्द कर दिया? आरबीआई ने कहा है कि ये इस बैंक के पास पर्याप्त पूँजी नहीं थी और साथ ही साथ इसके पास कोई कमाई की संभावना भी नहीं थी। इस वजह से हम इसका लाइसेंस रद्द कर देंगे। तो केवल और केवल आप उत्तर प्रदेश की घटना है, तो यही याद रखो। कौन-सी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? गाजीपुर पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक का, हाल ही में, जून 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है? 39 नंबर देखो। कह रहा है हाल ही में चर्चा में रही केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत निम्न कथनों पर विचार करो और सही कथन बताइए। केन-बेतवा लिंक परियोजना ये जून 2024 में अभी चर्चा में थी। इसमें कौन-कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं इस परियोजना के अंतर्गत? केन नदी है, बेतवा नदी है, ध्यान रखिएगा। इन नदियों को जोड़ने के लिए लिंक जोड़ने के लिए ये परियोजना लाई गई है। इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए
केंद्र सरकार ने 44,605 करोड़ रुपए जारी किए हैं। बिल्कुल सही है। इस परियोजना के पूरा होने पर मध्य प्रदेश के 9, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के 4 जिलों को लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के जो 4 जिले हैं, उनमें एक है महोबा, महोबा, बांदा, झांसी और साथ ही साथ ललितपुर। ललितपुर। ये जिले हैं जिनको लाभ प्रदान किया जाएगा। तीसरा कह रहा है इस परियोजना का संचालन केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के सहयोग से किया जाएगा। ये भी कथन सही है, सारे के सारे आपके कथन सही हो जाएँगे। ठीक है? नेक्स्ट देखो 40 हाल ही में चर्चा में रही पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सही कथन की पहचान करो। पीएम किसान सम्मान निधि अभी चर्चा में रही थी, क्यों? पता है आपको? नरेंद्र मोदी आए थे वाराणसी और इन्होंने यहाँ पर जो इसकी 17वीं किस्त है, उसको जारी किया था। तो 18 जून 2024 को प्रधानमंत्री अभी वाराणसी में आए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त इन्होंने जारी की। ये याद रखिएगा। कहाँ से जारी की है? ये आपसे जिला पूछ सकता है, आप बताओगे वाराणसी। कौन से नंबर की किस्त है, आप बताओगे 17वीं। इस किस्त का लाभ 9.3 करोड़ किसानों को मिलेगा, बिल्कुल सही है, लगभग 9.3 करोड़ किसानों को मिलेगा, ठीक है? इसका अर्थ है कि सरकार 20,000 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। 20,000 करोड़ और पीएम किसान सम्मान निधि में पैसा कितना मिलता है? मैंने आपको बार-बार बताया है, इसमें 6,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है, 2,000 रुपया प्रति 4 माह में किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो 4 माह, 4 माह, 4 माह यानी कि 4, 4, 8, 4, 12, 12 महीने हो गए। 2,000 रुपए यहाँ आ रहे हैं, 2,000 यहाँ आ रहे हैं, 2,000 यहाँ आ रहे हैं। 2, 2, 4, 2, 6 टोटल कितना रुपया दिया जा रहा है? 6,000 रुपया, ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों। कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 को पारित किया है। इसके संबंध में सही कथन की पहचान करो। तो ये जो अध्यादेश जारी किया है, ये नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए जारी किया गया है या पास किया गया है। इसमें पहला कथन कह रहा है कि इस अध्यादेश के तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने वाले जो भी होंगे व्यक्ति, उनके लिए 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इसमें 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। ये दोनों कथन आपके सही हो जाएँगे। ठीक है? अब देखो ये अधिनियम कौन-सा है? अधिनियम है उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 ठीक है? उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 इसमें ये अभी योगी सरकार ने जारी किया है, अभी पारित किया है और इसमें बहुत कड़े सज़ा के प्रावधान किए गए हैं। कड़े सज़ा के प्रावधान किए गए हैं। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताऊँ, 2 साल से लेकर अगर कोई माफ़िया पकड़ा जाता है तो 2 साल से लेकर आजीवन कारावास आजीवन कारावास तक हो सकता है, ठीक है? और साथ ही साथ जो जुर्माना की राशि है वो 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना वसूला जा सकता है। जुर्माना वसूला जा सकता है, ठीक है? तो ये तो हो गई इसके सज़ा के प्रावधान और इसके अलावा जो प्रमुख बातें हैं उनको भी ध्यान रखो। इस अध्यादेश से संबंधित प्रमुख बातें कौन-कौन सी हैं? जैसे ये जो अध्यादेश है अर्थात इस अध्यादेश ने सभी अपराधों को संज्ञेय और साथ ही साथ गैर जमानती बनाया है। इसके साथ ये जो ये इस अधिनियम के तहत जो भी अपराधों की सुनवाई होगी, वो होगी सत्र न्यायालयों में। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन अपराधों की सुनवाई सत्र न्यायालयों में की जाएगी न्यायालयों में की जाएगी, ठीक है? अच्छा ये जो अधिनियम आया है इसमें कौन-कौन सी परीक्षाएँ ऐसी होंगी, जिसमें पकड़े गए जो नकल माफिया हैं उनसे अ, ये जो सज़ा का प्रावधान किया गया है उन्हें सज़ा दी जाएगी, साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए तक उनसे वसूला जाएगा। तो इसमें कौन-कौन सी परीक्षाएँ शामिल हैं? इसमें इसमें शामिल परीक्षाएँ तो सभी लगभग शामिल की गई हैं। जैसे आप जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम कराता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो भी परीक्षाएँ होती हैं, उनको शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसको भी शामिल किया गया है। यूपी ट्रिपल एससी को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश बोर्ड की जो परीक्षाएँ होती हैं, उनको भी शामिल किया गया है।
राज्य, विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएँ होती हैं, उनको भी शामिल किया गया है। प्राधिकरण की जो परीक्षाएँ होती हैं या फिर अन्य निजी जो परीक्षाएँ होती हैं, उन सबको शामिल किया गया है इसके अंतर्गत। तो ये बनाया है अध्यादेश और इसके तहत ध्यान रखिएगा 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकता है और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी वसूला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर हो जाएगा सॉरी तीसरा ऑप्शन, ठीक है? नेक्स्ट देखो, प्रथम प्रोफेसर नवल किशोर राष्ट्रीय सम्मान, ये सम्मान है प्रोफेसर नवल किशोर राष्ट्रीय सम्मान और ये पहला दिया गया है किसे? पहला दिया गया है 2024 में, तो कह रहा है इसी के संबंध में सही कथन बताओ। ये पहला प्रोफेसर नवल किशोर राष्ट्रीय सम्मान 2024 सबसे पहले मुझे ये बताओ ये दिया किसे गया है? ये दिया गया है डॉक्टर निवेदिता प्रसाद को। ये कहाँ की हैं? ये हैं बलिया की, ठीक है? बलिया की हैं और इनको यह सम्मान उनके निबंध नज़ीर अकबराबादी, दरअसल ये है मोनोग्राफ, मोनोग्राफ। इसका नाम है नज़ीर अकबराबादी, इसे मिला है, ठीक है? और ये कहाँ से हैं? ये हैं अपने बलिया से, उत्तर प्रदेश से हैं। और ये दिया किसने है? तो ध्यान दें, एक राजस्थान की पत्रिका है, राजस्थान की पत्रिका है। ये जो पत्रिका है इसका नाम है बनास जन, ठीक? बनास जन और इसी के द्वारा ये आलोचक हैं, आलोचक नवल किशोर, नवल किशोर की स्मृति में ये आलोचक रहे हैं और इन्हीं की स्मृति में ये सम्मान दिया जाता है, राष्ट्रीय सम्मान शुरू किया गया है, राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है। ये अभी शुरू किया गया है और इसका जो पहला वर्ज़न है, ये पहला वर्ज़न किसे मिला है? ये पहला वर्ज़न मिला है पीएचयू की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की डॉक्टर निवेदिता प्रसाद को, इन्हें मिला है। क्यों मिला है? इनका जो मोनोग्राफ है, मोनोग्राफ ये है नज़ीर अकबराबादी, अकबराबादी, इसके लिए दिया गया है, नज़ीर अकबराबादी। और अगर आपसे पूछिए ये निवेदिता कहाँ की हैं? डॉक्टर निवेदिता प्रसाद कहाँ हैं? किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो आप बताओगे ये हैं बलिया से। डॉक्टर निवेदिता प्रसाद ये संबंधित हैं बलिया से, ठीक है? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा दोनों, ऊपरी दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखो 43, हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कृषि और संबंधित क्षेत्रों के उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है। अब ये जारी हुई है जून में, जून 2024 में जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में दालों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? आओ देखो इसके पूरा डेटा समझते हैं इसमें, समझो। अभी हाल ही में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादन के मूल्य पर, ध्यान दें, उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट आई है। सांख्यिकीय कार्यालय की रिपोर्ट पेश की गई है, रिपोर्ट पेश की गई। अच्छा, ये जो रिपोर्ट पेश की गई है, सबसे पहले मुझे ये बता दो इस रिपोर्ट में डेटा कब के आए हैं? डेटा आए हैं 2022-23 के, ठीक है? तो 2022-23 के जब भी कोई डेटा आते हैं, 2022-23 का हो या 24-25 का हो, तो वो किसी न किसी को आधार वर्ष के सापेक्ष वो डेटा निकाले जाते हैं। तो इस रिपोर्ट के आधार पर आधार वर्ष किसे माना गया है? आधार वर्ष, आधार वर्ष किसे माना गया है? आप बताओगे 2011-12 को। 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए 2022-23 के डेटा जारी किए गए हैं। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए या क्षेत्रों के उत्पादन के मूल्य में हिस्सेदारी से संबंधित कौन-कौन से डेटा जारी किए गए हैं? ध्यान दें, मैं कह रहा हूँ कृषि और संबद्ध जो भी क्षेत्र होते हैं, जैसे पशुपालन हो गया, वानिकी हो गया, तो इनसे संबद्ध जो क्षेत्र होते हैं, उनके उत्पादन के मूल्य में हिस्सेदारी से संबंधित जो डेटा जारी किए गए हैं, उनके मुझे आंकड़े बताओ। तो आप 2022-23 के आंकड़े बताओगे, जो अभी जारी किए गए हैं जून में। अब इसमें 3-4 बातें आपको याद रखनी है। कौन-कौन सी हैं? देखो, फसल, जो फसल का योगदान है, वो है 54.3%। वहीं अगर आपसे पशुपालन पूछे, तो पशुपालन की हिस्सेदारी कितनी है? ये है 30.9%। वहीं वानिकी की हिस्सेदारी कितनी है? आप बताओगे 7.9%। और मत्स्य मत्स्य पालन मत्स्य पालन की हिस्सेदारी कितनी है? आप बताओगे 6.9%। ये डेटा याद रखना। अब आ जाओ मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश की।
चूँकि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ रहे हो, तो उत्तर प्रदेश को ज़्यादा फ़ोकस रखो। 2022-23 की बात कर लो थोड़ा-सा। 2022-23 2022-23 में मैं विभिन्न भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखूँगा, ठीक है? सबसे पहले मछली पकड़ने की स्थिति में देखो, उसमें कौन-कौन से राज्य अव्वल हैं। इसके बाद फिर पशुधन में कौन राज्य अव्वल हैं, दालों में कौन राज्य अच्छा कर रहे हैं। सबसे पहले 2023 में मत्स्य पालन में देख लो, मछली पकड़ने में। मछली पकड़ने और जो मत्स्य या हम कहें जलीय कृषि होती है और जलीय कृषि के क्षेत्र में आगे आने वाले या आगे रहने वाले राज्य कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहला राज्य हुआ है आंध्र प्रदेश, सबसे आगे है आंध्र प्रदेश। इसकी हिस्सेदारी कितनी है? 40.9%। वहीं जो दूसरा स्थान है, उसका है पश्चिम बंगाल का। इसकी हिस्सेदारी है 14.4%। तीसरा स्थान है आपके उड़ीसा का। उड़ीसा की हिस्सेदारी है लगभग 4.9%। चौथा स्थान आपके आता है बिहार का। बिहार का है 4.5% और पाँचवाँ स्थान आता है असम का। असम की जो हिस्सेदारी है वो है 4.1%। तो सबसे पहला अगर आपसे पूछा जाए कि मछली पकड़ने और जलीय कृषि के क्षेत्र में अव्वल नंबर का राज्य कौन-सा है? तो आप बताओगे आंध्र प्रदेश, ठीक है? पश्चिम बंगाल है दूसरे स्थान पर। अब ज़रा देखो पशुपालन उपक्षेत्र में जो उत्पादन है उसमें आगे या अग्रणी रहने वाले राज्य कौन से हैं? पशुपालन उपक्षेत्र के उपक्षेत्र के उत्पादन में अग्रणी राज्य, ये कौन से हैं? पशुपालन के उत्पादन में अग्रणी राज्य सबसे पहला है राजस्थान। राजस्थान कितना है? 12 दशमलव कितना योगदान है इसका? 12.5% का योगदान है। दूसरे स्थान पर अब है उत्तर प्रदेश, हमारा यूपी 12.3% और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु, इसका है 9.1%। आप इसको याद रखोगे। अगर आपसे पूछा जाए कि पशुपालन उपक्षेत्र के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन-सा स्थान रहा है, तो आप बताओगे दूसरा। कितना प्रतिशत योगदान उत्तर प्रदेश का है, तो आप बताओगे 12.3%। ठीक है? अब देखो चलिए उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तो आगे के आप जो स्टेट हैं, उन्हें छोड़ सकते हो। वो जब मैं राष्ट्रीय पढ़ाऊँगा, वहाँ बताऊँगा। अब देखो दालों के उत्पादन में दालों के उत्पादन में आगे कौन है? आगे कौन-सा राज्य रहा है? तो सबसे पहला है मध्य प्रदेश। इसका है 22% हिस्सा। दूसरा है महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, 16.9% हिस्सा। तीसरे स्थान पर है राजस्थान। इसका है 13% हिस्सा। साथ ही साथ चौथे स्थान पर है अपना उत्तर प्रदेश। इसका है 12.3% हिस्सा। तो दालों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप से कितने नंबर पर है? टॉप से है चौथे नंबर पर और हिस्सा पूछे तो 12.3%। और यही आपसे पूछ रहा है यहाँ पे सांख्यिकीय दालों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन-सा स्थान है? आप बताओगे चतुर्थ, ठीक है? अब यहाँ से 3-4 बातें और समझो, जो आपसे पूछी जा सकती हैं। यहाँ से नोट बना के लिखो। 2 राज्य उठाओ, 2 राज्य का मतलब है मैं किस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ पशुधन की। पशुधन उपक्षेत्र के अंतर्गत आप 2 राज्यों को उठा लो। एक तो उठा लो आप उत्तर प्रदेश को और एक उठा लीजिए आप राजस्थान को। तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आओ ज़रा पशुधन के मामले में। उत्तर प्रदेश का 12.3 है और इसका है 12.5 पशुपालन में, है ना? पशुधन 12.3 इसका है और इसका है 12.5, ठीक है? अब इनको जोड़ो ज़रा कितना हो रहा है? 5 3 8 12 दूना 24 24 लगभग 25%, लगभग 25%। तो आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न ये बनाया जा सकता है कि कौन से 2 राज्य हैं जिनका पशुधन उपक्षेत्र के अंतर्गत लगभग 1/4 योगदान है? 25% मतलब 1/4 1/4 योगदान किनका-किनका है? उत्तर प्रदेश का और राजस्थान का, ठीक है? वहीं अगर मैं 2011-12 की बात करूँ जो बेस ईयर है, 2011-12 में चीनी समूह के उत्पादन में यूपी की हिस्सेदारी लगभग कितनी थी? इसकी लगभग थी 41%, 41%। अब ये बढ़ के 2022-23 में कितनी हो गई है? मुझे इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है? इसका उत्तर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 में वापस आओ।
2022-23 में दालों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर, ठीक है? और ये सारे डेटा आप याद रखें। उत्तर प्रदेश की स्थिति दालों में क्या है और कितना प्रतिशत है? पशुपालन उपक्षेत्र में क्या है, कितना प्रतिशत है? और मछली पकड़ने में जो पहला स्थान है, अन्य क्षेत्रों का इसमें स्थान क्या है, योगदान क्या रहा है? ठीक है? और ये डेटा याद रखो। क्वेश्चन नंबर 44 में आओ। हाल ही में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यूएफसी जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन बनी है? अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप इसे कहा जाता है यूएफसी जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन बनी है? इनका नाम है पूजा तोमर। इनका नाम है पूजा तोमर। देखो, अपना एक जिला है, उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। और ये जो मुजफ्फरनगर है, यहाँ पर एक गांव है। गांव का नाम है बुढ़ाना। बुढ़ाना गांव। ठीक है? यही बुढ़ाना गांव की हैं पूजा तोमर। यहीं की हैं पूजा तोमर। क्या किया इन्होंने? इन्होंने यूएफसी जीता है। ये यूएफसी क्या होता है? यूएफसी होता है अल्टीमेट अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। चैंपियनशिप। ठीक। फिर से समझो। अगर आपसे पूछा जाए यूएफसी जीतने वाली पूजा तोमर उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं, तो आप बताओगे मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना गांव से हैं ये। यहीं पर इनका जन्म हुआ और इन्होंने यूएफसी जीता है। ठीक है? क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये इन्होंने हराया किसे है? और एक बात खास ध्यान रखनी है, यूएफसी जीतने वाली यूएफसी जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं। पहली भारतीय महिला हैं। और अगर आपसे पूछा जाए इन्होंने किसे हराया, तो आप बताओगे ब्राजील की हैं रेयान डांस सैंटोस। ठीक है? रेयान डांस सैंटोस ये हैं ब्राजील की, इनको हराया है। वापस आ जाओ। आपसे पूछ रहे हैं कि यूएफसी जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन है, तो आप बताओगे पूजा तोमर। 45 देख लो। हाल ही में घटी घटनाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो और सही कथन बताइए। 25 जून 2024 को उत्तर प्रदेश में भारत की या उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी की जयंती मनाई गई। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा कह रहा है वाराणसी के डेट्रॉयट और वेनिस के साथ सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज में भाग लेने के लिए वैश्विक स्तर पर चुना गया है। वाराणसी को चुना गया है डेट्रॉयट अमेरिका के और वेनिस इटली के शहर के साथ। किसमें? सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज में। ये दोनों कथन आपके सही है। सही हो जाएगा तीसरा हमारा। ठीक है? आओ देखो। सबसे पहला है सुचेता कृपलानी के बारे में। सुचेता कृपलानी। ये जो सुचेता कृपलानी है, 25 जून 2024, ये 25 जून 2024 को इनकी जयंती मनाई गई। इनकी जयंती मनाई गई। ठीक? इनका जन्म कहाँ हुआ? तो आप बताओगे हरियाणा में। हरियाणा के अम्बाला में इनका जन्म हुआ था और जेबी कृपलानी से इन्होंने शादी करी थी। साथ ही साथ इनके बारे में 1908 में इनका जन्म हुआ था। 1908 में। इनके बारे में एक बात और याद रखोगे, 1940 में जब आंदोलन छिड़ा हुआ था भारत की आज़ादी के लिए, तो 1940 में अखिल भारतीय अखिल भारतीय महिला कांग्रेस में महिला विंग की संस्थापक बनी थी ये। विंग की ये संस्थापक थी। ठीक है? 1940 में, हाँ, ये इनके नाम एक कारनामा भी है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था आपका, जो दूसरा स्टेटमेंट था, वो था वाराणसी को सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज में, हाँ, शामिल किया गया है। तो ये जो सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज है, सस्टेनेबल सिटी चैलेंज, सस्टेनेबल सिटी चैलेंज में कौन शामिल किया गया है? वाराणसी। वाराणसी के साथ और किसको शामिल किया गया है? वाराणसी के साथ शामिल किया गया है डेट्रॉयट को। डेट्रॉयट। और इसके साथ शामिल किया गया है वेनिस को। तो आपसे अगर पूछा जाए सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज में डेट्रॉयट और वेनिस के साथ भारत के किस शहर को शामिल किया गया है, तो आप बताओगे वाराणसी। ठीक है? अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि ये जो सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज है, इसका आयोजन कौन कर रहा है? सस्टेनेबल सिटी चैलेंज, इसका आयोजन कौन कर रहा है? तो आप बताओगे इसका आयोजन कर रहा है टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन। मोबिलिटी फाउंडेशन, ये इसका आयोजन करता है। और इसके साथ-साथ ये जो टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन है, ये 9 मिलियन
9 मिलियन यूएस डॉलर का वित्त भी प्रदान करेगा, का वित्त भी प्रदान करेगा। ठीक है? और एक बात यहाँ से नोट बना के याद रखना, वाराणसी से संबंधित है और इसी के साथ-साथ जो वाराणसी है, वाराणसी के भीड़ प्रवाह प्रबंधन को बेहतर बनाया जाएगा, को बेहतर बनाया जाएगा। यानी क्या टारगेट किया गया है इसमें? जो वाराणसी में भीड़ प्रवाह प्रबंधन है, भीड़ प्रवाह है, उसे मेनली टारगेट किया जा रहा है कि उसको और बेहतर बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये दोनों कथन आपके सही हैं। ध्यान दें, सुचेता कृपलानी की जो जयंती मनाई गई है, वो 25 जून को मनाई गई है और सस्टेनेबल सिटीज़ चैलेंज में ना सिर्फ वाराणसी को शामिल किया गया है, बल्कि दुनिया के 2 और देशों को भी शामिल किया गया है, 2 और शहरों को भी शामिल किया गया है, डेट्रॉइट और वेनिस। और भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? तो आप बताओगे वाराणसी को। ठीक है? इसका तीसरा सही हो जाएगा। 46 देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही कथन बताओ। 18 जून 2024 को प्रधानमंत्री ने वाराणसी में किसान डिजिटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। बिल्कुल सही है। यहाँ पर इन्होंने किस्त भी लॉन्च की थी, मैंने आपको बताया था, है ना? तो उसको रिवीजन करो। अच्छा, दूसरे में आओ, अयोध्या के श्री राम मंदिर में जो श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा जिन्होंने की थी, जो मुख्य आचार्य थे जिनका नाम था पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित, इनका निधन हो गया है। ये भी सही है, दोनों कथन आपकी सही है। 47 देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही कथन बताइए। उत्तर प्रदेश के चौथी राम यादव, इन्हें 2023 में कबीर राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कृत भी किया गया था। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये हिंदी भाषा के प्रसिद्ध आलोचक थे और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट है, उसने अयोध्या में मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए टाटा सन्स को मंजूरी दे दी है, यानी टाटा सन्स को पूरा ऑर्डर दे दिया है। ये दोनों कथन सही हैं। अब दूसरे वाक्य में आओ जरा, मैं इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दे दूं। टाटा सन्स के बारे में मीडिया से मिली जानकारी ऐसी है कि 650 करोड़ रुपए के मंदिरों का संग्रहालय बनाया जाएगा। 650 करोड़ रुपए के रुपए से जो संग्रहालय बनेगा, मंदिरों का संग्रहालय बनेगा। कितने रुपए से बनेगा? 650 करोड़ रुपए। ठीक है? ये फिगर भी आप याद रखना, 650 करोड़ रुपए। और ये बनाएगा कौन? ये बनाएगा टाटा सन्स। इसको भी याद रखो। ये 2 पॉइंट हो गए आपके याद रखने लायक। अच्छा, ये जो संग्रहालय बनेगा, ज़ाहिर-सी बात है, हवा में तो बन नहीं जाएगा, भूमि में बनेगा। तो जब भी कभी ये संग्रहालय बनेगा, तो जो उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग है, पर्यटन विभाग टाटा सन्स को ज़मीन देगा संग्रहालय बनाने के लिए। तो पर्यटन विभाग जो ज़मीन देगा, वो मात्र ₹1 की राशि पर देगा। यानी पर्यटन विभाग 90 साल के लिए लीज़ पर ज़मीन देगा और साथ ही साथ नाम मात्र ₹1 की राशि पर देगा, की राशि पर ज़मीन देगा। ठीक है? तो ख़ैर ₹1 के लिए क्यों दे रहा है, ये आप लोग भी जानते हो। जब संग्रहालय बन जाएगा तो यहाँ टूरिस्ट आएँगे तो वहाँ से भी लाभ कमा सकती है सरकार, है ना? तो पर्यटन विभाग कितने साल के लिए दे रहा है? 90 साल के लिए और मात्र नाम मात्र राशि ₹1 की लीज़ पर ये दे रहा है। तो ध्यान रखो, मंदिरों का संग्रहालय बनेगा, कौन बना रहा है? टाटा सन्स। कितना रुपया इसमें खर्चा आएगा? 650 करोड़ और भूमि कौन दे रहा है? पर्यटन विभाग। कितने साल के लिए? 90 साल के लिए। पर्यटन विभाग संग्रहालय के लिए 90 साल की लीज़ पर ₹1 की राशि पर भूमि आवंटित करेगा। ठीक है? और एक यहाँ से खास बात और याद रखनी है आपको, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है। ये जो अयोध्या में संग्रहालय बन रहा है, अयोध्या में सीएसआर समझते हो? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। सीएसआर के पैसे से देश का पहला मंदिर संग्रहालय बनेगा यहाँ पर। मंदिर संग्रहालय बनेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के पैसे से देश का पहला मंदिर बनेगा, मंदिर संग्रहालय, वो यहीं बनेगा, अयोध्या में। ये दोनों कथन आपके सही हो जाएँगे। 48 देखो, हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन पुरस्कार के संबंध में सही कथन की पहचान करो। सबसे पहले आप ग्री का पूरा नाम बताओ, तो इसका पूरा नाम है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। भूलना नहीं है आपको। और ये जो ग्रीन पुरस्कार है, ये किसे मिला है? तो आप बताओगे वाराणसी स्थित रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र को। इसको ग्रीन बिल्डिंग डेवलपमेंट के लिए ग्रे पुरस्कार दिया गया है। ये दोनों कथन आपके सही हैं, ठीक है? याद रखना। किसे मिला है? तो वाराणसी के रुद्राक्ष को
और ग्रे का पूरा नाम क्या है? ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। 49 देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही कथन बताओ। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की ओर से आयोजित उल्लास उत्सव में कथक नृत्यांगना है परिधि घोष, इनको सम्मानित किया गया है। हाँ, बिल्कुल, इनको सम्मानित किया गया है। आपसे ये पूछ सकता है, परिधि घोष को सम्मानित किया गया है, ये किस विधा से संबंधित हैं या ये काहे से संबंधित हैं? ठीक है, कत्थक से हैं या तबला वादन से हैं या किसी और से हैं। तो इस प्रकार के फैक्ट भी पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखें, ये कत्थक से हैं। ठीक, दूसरा देखो, हाल ही में जारी फोर्ब्स की एशिया 30 अंडर 30 सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के कानपुर के युवा उद्यमी कुशाग्र जैन, जिन्होंने दृष्टिहीनों और दृष्टिबाधितों के लिए एक विशेष ग्लव्स तैयार किया है, इनको सम्मानित किया गया है। इस सूची में इनको शामिल किया गया है। ये भी सही है। कुशाग्र जैन को, ये कानपुर के हैं, युवा उद्यमी हैं। इन्होंने दृष्टिबाधितों के लिए एक विशेष प्रकार के ग्लव्स का निर्माण किया है और इन्हें फोर्ब्स की एशिया 30 अंडर 30 की सूची में शामिल किया गया है। दोनों कथन आपके सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाल ही में चर्चा में रहा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के संबंध में सही कथन की पहचान करो। YEIDA ये क्या है? यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण हिंदी में कहेंगे इसे, ने हाल ही में BPMS प्रणाली शुरू की है। ये BPMS क्या है? इसका मतलब होता है प्लान बिल्डिंग प्लान मैनेजमेंट सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये इसने शुरू की है, बिल्कुल सही है। बीपीएमएस का उद्देश्य प्रसंस्करण अनुप्रयोगों के लिए तेज, पारदर्शी, कुशल समाधान प्रदान करके भवन मानचित्रों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। ये भी सही, आपके दोनों कथन सही है। बीपीएमएस का पूरा नाम पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, बिल्डिंग प्लान मैनेजमेंट सिस्टम। और ये प्रणाली शुरू किसने की है? YEIDA, येडा ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। तो ये हमारी जून 2024 की करंट अफेयर्स थी, जिसको अभी आपने पढ़ा। और इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसमें रजिस्टर करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ जो कुछ मैंने अभी आपको समझाया है उसके वहां पर हैंड रिटेन नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।